लेट एफ एक्स इज इक्वल टू मीन ऑफ एफ एक्स। यहाँ पे एक फंक्शन है विच इज मीन ऑफ, दो फंक्शन होते हैं मीन और मैक्स फंक्शन। इनका मतलब ये होता है कि आप इसके अंदर जो भी इनपुट देंगे उनमें जो मीन या मैक्स होगा वो बाहर आ जाएगा। जैसे आप मीन ऑफ 2 3 एंड 1 लिखेंगे तो उसमें सबसे छोटा जो इन तीनों इनपुट में वो 1 है, तो 1 इसका आउटपुट हो जाएगा। सिमिलरली एक फंक्शन होता है मैक्स, तो जैसे आप मैक्स ऑफ यही 2 3 1 लिखेंगे तो इन तीनों में जो सबसे बड़ा होगा वो बाहर आ जाएगा, विच इज 3। तो आप देखेंगे कि एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि रूट 2x और एक्स स्क्वायर में कौन मिनिमम है, वो उसका आउटपुट हो जाएगा। देन नेक्स्ट फंक्शन है जी एक्स एक ऐसा फंक्शन है विच इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस फंक्शन इनटू जीआईएफ ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये जहां जहां पे डिसकंटीनियस है जी एक्स, वो उससे एक सेट बनेगा, और हमें -2 से 2 के बीच में ही ऑब्जर्व करना है। तो ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स इन द इंटरवल -2 to 2 ओपन ब्रैकेट, उसमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जहां जहां पे होगी जी एक्स की, वो इस सेट के अंदर आ जाएगा। फिर एफ एक्स की वैल्यू उन सारे वैल्यूज ऑफ एक्स पे जहां पे जी एक्स डिसकंटिन्यूस है हम निकालेंगे और उनका समेशन कर लेंगे। तो सबसे पहले ये जो फंक्शन जी एक्स है वो कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूस हो सकता है। मॉड एक्स की वजह से डिसकंटिन्यूटी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जी आई एफ इज डिसकंटिन्यूस एट ऑल दोज पॉइंट्स वेयर इसका इनपुट इंटीजर होगा। डायरेक्टली डिसकंटिन्यूस तो नहीं बोल सकते, आप बोल सकते हैं कि इसका डाउटफुल पॉइंट रहेगा, मतलब वहां पे डाउट होगा। यू हैव टू चेक एल एच एल आर एच एल टू रिमूव द डाउट कि वहां पे डिसकंटिन्यूस है या कंटिन्यूस है। तो इस इंटरवल में एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी 0 से 4 तक जाएगी। 0 क्लोज हो जाएगा आपका ऑफकोर्स। तो 0 से 4 तक में आपका ये जहां जहां पे इंटीजर होगा, तो एक 0 पे ही हो जाएगा, फिर +-1 पे हो जाएगा, फिर +-√2 पे हो जाएगा, और +-√3 पे हो जाएगा। क्योंकि -2 और 2 तो ओपन ब्रैकेट है ना, तो वहां वो तो हमारे डोमेन में ही नहीं है, तो वहां पे हम चेक ही नहीं करेंगे। तो ये 7 पॉइंट्स है जहां पे डाउट है हमें कि ये आपका डिसकंटिन्यूस हो सकता है। तो 0 पे कैसा है? 0 पे तो चूंकि मॉड बाहर मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये एलएचएल वैसे एक्स स्क्वायर की वजह से आपका ये कंटिन्यूस हो जाएगा। तो ये आपका डाउटफुल पॉइंट था, बट वहां पे वो कंटिन्यूस हो जाएगा। अभी हमारे पास क्या बचता है? +-1 +-√2 एंड +-√3। एक चीज आप ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जी एक्स एक इवन फंक्शन है, क्योंकि जी ऑफ -x इज इक्वल टू जी एक्स इट सेल्फ। तो इवन फंक्शन होने पे क्या होगा कि अगर 1 पे डिसकंटिन्यूस आ जाएगा तो -1 पे अपने आप हो जाएगा, और सिमिलरली √2 पे है तो -√2 पे भी आ जाएगा और -√3 पे भी आ जाएगा। तो आपको क्या करना है यहाँ पे? 1 पे बस एक चेक कर लेना है कि एट x इक्वल टू 1, वैसे भी ये होगा ही, बट स्टिल यू कैन चेक कि एल एच एल आर एच एल क्या किसी एक पॉइंट पे, बाकी जगह पे आपका सिमिलरली डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो 1 से आप थोड़ा सा छोटा वैल्यू डाल रहे हैं इसमें, मॉड एक्स इंटू जे एफ ऑफ एक्स स्क्वायर में। तो जैसे 1 से थोड़ा छोटा वैल्यू डालेंगे मॉड, तो एक्स ही हो जाएगा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स के लिए, तो 1 पे 1 हो जाएगा। ये वाली वैल्यू जो है ना, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी अगर एक्स की वैल्यू 1 से छोटी है। एंड दिस स्टेप फंक्शन बॉक्स फंक्शन इज वेरी सेंसिटिव। इसको पता चल गया कि आप 1 से थोड़ा सा भी छोटा डाल रहे हैं, नो मैटर कितना छोटा, बस छोटा डाल रहे हैं, तो वो आपको 0 दे देगा। तो इट्स वैल्यू इज 0 इन द एल एच एल। वेन यू गो टू आर एच एल, तो क्या होगा कि आप एक्स की वैल्यू 1 से थोड़ी बड़ी डाल रहे हैं, मॉड को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अप्रोचिंग टू 1 ही रहेगा दोनों केस में। बट इसको फर्क पड़ता है, जैसे ही आप इसको 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू देंगे ना, तो ये फिर अपना जी आई एफ 1 दे देगा। तो एल एच एल आर एच एल डिफरेंट, मतलब डिसकंटिन्यूस हो गया। सेम लॉजिक विल बी एप्लीकेबल एट +-√2 एंड +-√3 ऑल्सो। तो ये 6 पॉइंट हो गए। अब हम इन 6 पॉइंट पे वैल्यू किसके निकालेंगे? वैल्यू निकालेंगे मीन ऑफ √2x एंड एक्स स्क्वायर। तो हम ये 6 पर्टिकुलर इनपुट एक एक करके सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे ये मिनिमम है। तो आप चाहें तो एक चीज ये भी कर सकते हैं, ग्राफ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि √2x और एक्स स्क्वायर में कौन सा ग्राफ कहाँ पे छोटा होगा। तो एक्स स्क्वायर मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक आपका अपवर्ड पैराबोला बनेगा इस तरह से, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और y इक्वल टू √2x विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो ये इस तरह से जाएगा। अब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकाल सकते हैं, √2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड विल गेट x इक्वल टू √2। मतलब √2 इज अ पॉइंट जहाँ पे ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि आप जब इनपुट देंगे यहाँ पे -√3 सबसे छोटा इनपुट, तो 0 से पहले तो ये ब्लू लाइन एस इन द मिनिमम साइड ये नीचे है, तो सारी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो आपके पास आ जाएगा -√6, -√2 डालेंगे तो ये आपका -2 हो जाएगा, -1 डालेंगे तो ये आपका -√2 हो जाएगा। तो यहाँ तक तो ये पूरी तरह से ब्लू लाइन से आपका आउटपुट मिला है। फिर उसके बाद जैसे ही आप 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 1 पे क्या होगा कि ब्लू लाइन ऊपर है और ये जो पैराबोलिक ग्राफ है वो नीचे है। तो पैराबोलिक ग्राफ से आपका आउटपुट आएगा। आप देख भी पा रहे हैं कि 1 और √2 में
वन आपका, ग्राफ के बिना भी कर सकते हैं आप जब वैल्यू डालेंगे तो आप कंपेयर कर सकते हैं इजीली, नो नीड टू ड्रॉ द ग्राफ, बट ग्राफ ऑलवेज गिव्स द क्लैरिटी। अगर आप ग्राफ बना सकते हैं तो बिल्कुल बनाइए, ग्राफ से घबराइए मत। तो रूट 2 हो गया, रूट 2 पे आप देख पा रहे हैं कि दोनों वैल्यू बराबर है, तो मीन ऑफ 2 2 इज 2 इटसेल्फ, एंड देन फाइनली रूट 3 पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये अब फिर से स्ट्रेट लाइन से आना स्टार्ट हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन से मिनिमम वैल्यू मिलेगा विच इज रूट 6। तो आप इन सबको ऐड कर दीजिए, -√6 विल कैंसिल विद +√6 एंड -2 विल कैंसिल विद +2, तो आपके पास यही दो वैल्यू बच रही है। जब आप ऐड करेंगे तो समेशन ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ x वेयर x लाइज टू दो सेट इन विच gx इज डिसकंटिन्यूअस इन द इंटरवल -2 से 2 का आंसर 1 -√2 आ रहा है। समेशन ऑफ दीज टू वैल्यूज रिमेनिंग विल कैंसिल, तो 1 -√2 इज प्रेजेंट इन ऑप्शन सी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 -√2 इज द आंसर फॉर this question. Let Z be the complex number satisfying mod of Z minus 5 is less than equal to 3 and having the maximum positive principal argument, then 34 times this is equal to what? तो हमें पता होता है कि mod of Z1 minus Z2 जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2 को रिप्रेजेंट करता है। तो जो इनइक्वलिटी हमारे पास गिवन है वो ऐसे गिवन है कि mod of Z minus 5। तो अगर हम सिर्फ इस एक्सप्रेशन को देखें एलएचएस को, तो दिस रिप्रेजेंट्स द वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर z और 5 के बीच की डिस्टेंस, और ये लेस देन इक्वल टू 3 होनी चाहिए। 5 मतलब एक रियल एक्सेस पे आपका पॉइंट होगा 5,0, इससे z का डिस्टेंस जो है वो 3 या 3 से छोटा होना चाहिए। तो अगर हम बाउंड्री लाइन केस इमेजिन करें कि 3 कब होता हो, तो मॉड ऑफ z माइनस 5 इक्वल टू 3, मॉड ऑफ z माइनस z नॉट इक्वल टू r, एक ऐसा सर्कल होता है जिसका सेंटर आपका z0 होता है और रेडियस r होता है, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि z का 5 से डिस्टेंस हमेशा 3 होगा। 5 एक फिक्स पॉइंट है और z को जिस तरह से वेरी करेगा कि उसका डिस्टेंस हमेशा 3 होना चाहिए, तो सर्कल पे लाई करेगा। अब लेस देन इक्वल टू 3 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा वो सारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो इस सर्कल के अंदर लाई करे या इसके बाउंड्री पे लाई करे। तो z कैन बी एनीवेयर ईदर ऑन द पेरिफेरी ऑफ द सर्कल और इनसाइड द सर्कल। अब उसमें से आपको एक यूनिक z निकालना है जिसका मैक्सिमम पॉजिटिव प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता हो। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप सेलेक्ट करेंगे इस सर्कल पे या सर्कल के अंदर, तो उसका आर्गुमेंट होगा क्या? जब आप उसको ऑरिजिन से ज्वाइन करेंगे तो ये जो एंगल बनेगा यही आर्गुमेंट हो जाएगा। तो आप क्या विजुअलाइज कर पाएंगे कि इसमें पॉजिटिव आर्गुमेंट चाहिए और मैक्सिमम चाहिए। तो मैक्सिमम के लिए आप क्या करेंगे, जैसे आप ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको सर्कल पर के कुछ पॉइंट मिल जाएगी, अंदर की कुछ पॉइंट मिल जाएगी। तो फाइनली एक ऐसा लाइन होगा जो लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट हो जाएगा, जो कि बेसिकली टेंजेंट हो जाएगा। उस केस में ही आपको मैक्सिमम आर्गुमेंट मिल पाएगी। तो टेंजेंसी के केस में आपको इसमें मैक्सिमम आर्गुमेंट मिलने वाली है। तो लेट्स ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम ऑरिजिन विच इज टेंजेंट टू द सर्कल। यही एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, दिस इज द यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, जिसके लिए ये भी इनइक्वलिटी ट्रू हो जाएगी और मैक्सिमम पॉजिटिव आर्गुमेंट भी मिल जाएगा। तो जेड जो है वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया व्हेन अ टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम ऑरिजिन। अब आप एक चीज विजुअलाइज कर सकते हैं कि ये डिस्टेंस आपका रेडियस है, ये 3 है आपका इस सर्कल के लिए, और ये आपका 5 है, और रेडियस और टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये आपका 4 हो गया। तो आपको जेड जो चाहिए, मान लीजिए जेड का कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है, तो ये आप क्या लिख रहे होंगे, जेड को अल्फा प्लस आयोटा बीटा लिख रहे होंगे। और अल्फा बीटा आप कैसे निकालेंगे, आपको इसका मॉडुलस पता हो गया, आपको इसका आर्गुमेंट पता चल जाएगा। थीटा आप इस राइट ट्रायंगल ट्रायंगल में इजीली निकाल सकते हैं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को हम लिख सकते हैं मॉड जेड इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते थे कि डिस्टेंस आर यूनिट पे है, तो आर कॉस थीटा आर साइन थीटा उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, तो वैसे भी लिख सकते हैं। इन बोथ वे मॉड जेड आर हो रहा है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन ये आपका 4 है, तो 4 हो गया ये मॉड जेड की वैल्यू। कॉस थीटा इस राइट एंगल ट्रायंगल में निकाल लीजिए आप, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इज 4/5 एंड साइन थीटा इन राइट एंगल ट्रायंगल इज ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस 3/5। तो यहाँ से आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया। इनफैक्ट आपको जो ये एक्सप्रेशन यूज करना है इसमें 5z ही हर जगह पे है, तो लेट्स मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन बोथ साइड और 5z की वैल्यू भी निकाल लीजिए। तो 5z इज इक्वल टू 16 प्लस 12 आयोटा। अब ये जो एक्सप्रेशन निकालना है उसमें 5z रख दीजिए, तो लेट्स फाइंड आउट दिस एक्सप्रेशन विच इज 34 टाइम्स मॉड ऑफ 5z माइनस 12 डिवाइडेड बाई 5 आयोटा z प्लस 16। तो जहां जहां 5z है उसकी जगह पे 16 प्लस 12 आयोटा रख दीजिए। तो 34 इज आउटसाइड, मॉडुलस ऑफ 5z दैट मीन्स 16 प्लस 12 आयोटा माइनस 12 डिवाइडेड बाई 5 आयोटा, तो आयोटा को बाहर रख लीजिए,
फाइव जेड की जगह पे आप 16 + 12 आयोटा रख दीजिए +16। तो लेट्स सिंप्लीफाई दिस। इसका मॉडुलस चाहिए या इसका स्क्वायर भी चाहिए, हम लोग देख लेते हैं। मॉडुलस का स्क्वायर भी करना है, तो लेट्स राइट स्क्वायर ऑन दिस। अब आप सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। 16 - 12 is 4, imaginary part is 12 iota, denominator real part is -12 +16, तो 4 हो गया, और इमेजिनरी पार्ट इज 16 iota। तो आई थिंक 4 वी कैन कैंसिल फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जैसे ही आप 4 कैंसिल करेंगे ये आपका 1 + 3 iota हो जाएगा, और नीचे 1 + 4 iota हो जाएगा। मॉडुलस डिस्ट्रीब्यूट्स इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बट डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट इन एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो आप डिवाइड कर लीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, तो 1² + 3² न्यूमरेटर का मॉडुलस का स्क्वायर, और नीचे 1² + 4²। 4² + 1² is 17, which will cancel with 34, 2 बचेगा यहाँ पे, और 2 × 1 + 9 आपका 20 इसका आंसर हो जाएगा। तो लेट्स चेक कि 20 आंसर कौन से ऑप्शन में है। इट इज प्रेजेंट इन ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। fx is given as step x का स्क्वायर माइनस स्टेप ऑफ x + 3 - 3, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड वी हैव 4 ऑप्शंस। तो हमें पता होता है कि स्टेप ऑफ x प्लस इंटीजर, आप इसको स्टेप फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या बॉक्स फंक्शन बोल सकते हैं। दिस इज इक्वल टू स्टेप ऑफ x प्लस इंटीजर, ये आई आपका इंटीजर होना चाहिए। तो 3 इज एन इंटीजर, तो ये बाहर आ जाएगा। तो वी कैन सिंप्लीफाई दिस पार्ट ऑफ fx, और हम लिख सकते हैं स्टेप ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस स्टेप x -3 यहाँ से, और -3 ऑलरेडी है तो -6 हो गया। तो दिस इज वैल्यू ऑफ fx। अभी हमें ऑप्शन चेक करने हैं सारे एक एक करके। तो पहला ऑप्शन है fx इज पॉजिटिव, दूसरा fx इज नेगेटिव, और चौथा ऑप्शन है fx इज 0। तो क्यों ना हम इसको वेवी कर्व से ट्राई करें एक बार, कि अगर हम स्टेप ऑफ x की जगह पे t एज्यूम करें तो ये t² - t -6 हो जाएगा, विच कैन बी फैक्टराइज इंटू t - 3 × t + 2। तो अगर हम इसका साइन स्कीम जानना चाहें, तो हाउ इट विल लुक लाइक, इट विल बी हैविंग रूट्स एट -2 and 3। तो t की वैल्यू जब -2 और 3 होगी तो ये 0 हो जाएगा। तो पहले हम लोग ऑप्शन डी की ही बात कर लेते हैं कि एक्चुअली fx 0 होगा कब। तो fx इज 0, दैट इम्प्लाइज स्टेप ऑफ x इज इक्वल टू -2, और स्टेप ऑफ x इज इक्वल टू 3। ये x की वैल्यू नहीं है, t की वैल्यू है, मतलब स्टेप ऑफ x की वैल्यू है। आपको पता होता है कि स्टेप ऑफ x -2 कब हो सकता है, जब x की वैल्यू -2 से लेके -1 तक जा सकती है, तब तक ये वैल्यू स्टेप 2 हो सकती है। या फिर स्टेप ऑफ x की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू 3 से लेके 4 तक जा सकती है। इन जनरल आप बोल सकते हैं कि अगर स्टेप ऑफ x k है, वेर k इज एनी इंटीजर, तो x की वैल्यू k से लेके k+1 तक जा सकती है। विच इज वेरी ऑब्वियस, x की वैल्यू 3 से 4 तक कुछ भी होगी, इसकी स्टेप वैल्यू जो है वो 3 ही होगी। अब ऐसे समझ सकते हैं। तो आपके पास कितने वैल्यू मिल गए, रियल नंबर है ना, तो इस इंटरवल में कितने रियल नंबर होंगे 3 से 4 के बीच में, इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे। बट इन्होंने कहा है कि फाइनाइटली मेनी वैल्यू, नो, इनफाइनाइट वैल्यूज। तो डी रिजेक्ट हो गया। नाउ कमिंग टू फर्स्ट ऑप्शन, एफ एक्स पॉजिटिव कब है। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए आप, एफ एक्स पॉजिटिव कब है। तो एफ एक्स पॉजिटिव है आपका इस साइड में, जब टी की वैल्यू 3 से बड़ी है या फिर -2 से छोटी है। तो एफ एक्स इज पॉजिटिव व्हेन स्टेप ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 3। स्टेप ऑफ एक्स ग्रेटर देन 3 मतलब एक्स की वैल्यू अब 4 से स्टार्ट होगी, क्योंकि 4 से थोड़ा भी छोटा होगा तो वो 3 ले लेगा। तो एक तो 4 से इन्फिनिटी हो गया, और दूसरा पार्ट ये भी है, जब -2 से छोटा होता हो तब भी आपकी एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है। तो -2 से छोटा है, तो यहाँ पे आप -इन्फिनिटी से -2 तक जा सकते हैं। -2 आपको ओपन में रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्टली -2 लेंगे तो आपको -2 ही मिलेगा, बट -2 से आपको छोटा लेना है। तो देखते हैं क्या ऑप्शन गिवन है। तो इन्होंने पहला पार्ट तो दिया है, ओनली फॉर बोला है, लेकिन ऐसा तो नहीं है, एक और पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। 4 से इन्फिनिटी में पॉजिटिव है, दैट इज करेक्ट, बट इट इज ऑल्सो पॉजिटिव इन द इंटरवल -इन्फिनिटी से -2। तो ओनली इन दिस इंटरवल इज इट करेक्ट, नो। अगर ओनली नहीं लिखा होता, फिर लिखा होता कि इस इंटरवल में पॉजिटिव है, तो वो करेक्ट हो जाता। एफ एक्स इज नेगेटिव, तो नेगेटिव कब है, नेगेटिव इस इंटरवल में है जब आपकी टी की वैल्यू -2 से 3 है। तो ऑप्शन नंबर बी, एफ एक्स इज नेगेटिव, एम्प्लाइज ये -2 से 3 के बीच में स्टेप एक्स की वैल्यू है। तो स्टेप एक्स की वैल्यू -2 से 3 के बीच में है, इसका मतलब -2 तो है नहीं, इसका मतलब -1 से वो स्टार्ट करेगा, कि स्टेप एक्स ऑलवेज टेक्स इंटीग्रल वैल्यूज, और 3 से छोटा है मतलब वो 2 तक जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी,
तो वो -1 ले सकता है, तो -1 से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि -1 से थोड़ा भी छोटा लेंगे तो -2 की ओर चला जाएगा। और फिर ये ओपन 3 तक जा सकता है, क्योंकि 3 एग्जैक्ट लेंगे तो 3 हो जाएगा, बट 3 से थोड़ा छोटा लेंगे तो 2 तक आ जाएगा। तो -3 क्लोज से 3, -1 क्लोज से 3 ओपन तक हो जाएगा। एंड दैट इज द इंटरवल गिवन इन द ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। और चूंकि जेई में सिंगल करेक्ट होता है तो आप बी टिक कर सकते हैं, बी इज राइट आंसर। बट सी एक बार जस्ट फॉर चेकिंग पर्पस हम लोग कर लेते हैं, आंसर तो बी आ चुका है। सी में आपको क्या चेक करना है कि इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे 0 से 2, किसका, स्टेप ऑफ एक्स -3 इंटू स्टेप ऑफ एक्स +2 का। तो जब भी हमारे पास स्टेप फंक्शन का इंटीग्रेशन आता है तो ब्रेक इन द इंटीग्रल इंटरवल। तो 0 से 2 जाने में आप 0 से 1 ले लीजिए और 1 से 2 ले लीजिए। आइडिया इज कि 0 से 1 में जो स्टेप एक्स वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी, तो ये 0 -3 हो गया, और 0 + 2 2 हो गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। और दूसरे पार्ट में 1 से 2 में स्टेप एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 - 3 -2 एंड 1 + 2 = 3। तो दोनों ही केस में आप -6 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, -6, और इस इंटरवल का लेंथ भी आपका 1 है, तो -6 आपका -12 हो गया। बट द गिवन वैल्यू इज -6, विच इज रॉन्ग। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी फॉर दिस क्वेश्चन। Sorry, B is the correct option for this question. The value of sigma k varies 1 to infinity -1 raised to k plus 1 k plus 1 by k factorial is equal to। अब सारे ऑप्शंस को आप देखें तो एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट के टर्म्स में ही सारा ऑप्शन है, ई के टर्म में ही सारा ऑप्शन है, तो ऐसा लग रहा है कि शायद एक्सपोनेंशियल सीरीज का हमें यूज यहाँ पे पड़ सकता है। तो ई रेस टू एक्स का जो एक्सपेंशन आता है मैक्लोरिन सीरीज से, वो आपका आता है 1 + x + x² / 2 फैक्टोरियल +x³ / 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। मतलब अगर आप उसको जनरलाइज करना चाहें तो आप लिख सकते हैं सिग्मा एक्स रेस टू n बाई n फैक्टोरियल, वेयर n गोज फ्रॉम 0 to infinity। तो दिस इज एक्सपेंशन ऑफ ई रेस टू एक्स। तो अगर हम इस सीरीज एक्सपेंशन को देखें तो क्या लिख सकते होंगे, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके, सिग्मा के वैरीज 1 to infinity -1 raised to k + 1 एंड k+1 by k फैक्टोरियल। तो हमें ये पता होता है कि किसी भी फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं दैट नंबर, अगर n फैक्टोरियल लिख रहे हैं तो n इंटू उससे एक कम का फैक्टोरियल, n-1 का फैक्टोरियल। जैसे आपके 5 फैक्टोरियल है तो उसको 5 × 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो इस के और के फैक्टोरियल को आप कैंसिल कर दीजिए, नीचे वाले के फैक्टोरियल को आप लिखेंगे k × k-1 का फैक्टोरियल, तो ये के यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट इट एज सिग्मा के वैरीज 1 to infinity एंड दिस के विल कैंसिल आउट, k+1 by k-1 का फैक्टोरियल। अब अगेन हम लोग चाह रहे हैं कि k-1 का फैक्टोरियल में k-1 इंटू k-2 का फैक्टोरियल हो, तो ऊपर k-1 हो तो शायद कैंसिल हो जाए, तो ऊपर है नहीं, ऊपर k+1 है, तो इसको हम दो पार्ट में फिर से ब्रेक कर लेते हैं। अच्छा, ये वाला टर्म -1 raised to k+1, इसको आप एज इट इज लिख लीजिए, this term we need to carry throughout, then is equal to sigma k varies 1 to infinity। अब ऊपर वाले न्यूमरेटर को आप k-1 + 2 में ब्रेक कर लीजिए। आइडिया आपका सेम है कि आप फिर से n फैक्टोरियल को n इंटू n-1 फैक्टोरियल ब्रेक करेंगे, तो ये टर्म आपका पहला वाला कैंसिल हो जाएगा स्प्लिट होने के बाद। उसको हम दो पार्ट में स्प्लिट कर लेंगे। तो पहला पार्ट आपका हो गया सिग्मा के वैरीज 1 to infinity k-1 by k-1 का फैक्टोरियल इंटू -1 raised to k+1, और दूसरा पार्ट आपका हो गया 2 by k-1 का फैक्टोरियल। सिग्मा के वैरीज 1 to infinity 2 by k-1 का फैक्टोरियल -1 raised to k+1। अभी आप क्या देख सकते हैं, जैसे ही k की वैल्यू आप यहाँ पे 1 रखेंगे तो पहला टर्म 0 हो जाएगा। तो 1 रखने पे 0 हो रहा है तो आप इसको 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, नो नीड टू स्टार्ट फ्रॉम 1 फॉर द फर्स्ट पार्ट, तो आप 2 से स्टार्ट कर दीजिए। और फिर वही n/n फैक्टोरियल को आप 1/n-1 फैक्टोरियल लिख दीजिए, तो k-1 में -1 करेंगे तो k-2 फैक्टोरियल हो गया। तो दिस इज k-2 का फैक्टोरियल, ये टर्म आपका एज इट इज चल रहा है -1 raised to k+1। दूसरे पार्ट में आपके पास क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट टर्म को आप बाहर ले सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में, एंड यू विल लेफ्ट विद k वैरीज 1 to infinity -1 raised to k+1 by k-1 का फैक्टोरियल। अभी ऑल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है, तो स्टार्टिंग में जो हमने ई रेस टू एक्स का एक्सपेंशन लिखा था ना, उसमें हम लोग एक्स की वैल्यू -1 रख देते हैं और देखते हैं क्या एक्सपेंशन हमें मिलने वाला है। ये जो एक्सपेंशन हमने स्टार्टिंग में रखा है, इफ वी पुट x इक्वल टू -1 इन दिस, तो हमें क्या मिलने वाला है, तो विल गेट e रेस टू -1 विच इज 1/e इज इक्वल टू, पहला दो टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 1 - 1
देन 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल ऐसे करके आपके पास आ जाएगा। 1/2 फैक्टोरियल -1/3 फैक्टोरियल +1/4 फैक्टोरियल -1/5 फैक्टोरियल। तो इवन फैक्टोरियल प्लस में होंगे, ऑड फैक्टोरियल आपके माइनस में होंगे, ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे हम एक्सपेंड करेंगे तो टर्म्स कैसा दिखेगा। तो के की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये आपका 0 फैक्टोरियल नीचे हो गया, ऊपर आपका -1 + 3, मतलब नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है तो -1 हो गया। देन प्लस के की वैल्यू 3 रखेंगे तो अगेन फिर से ये +1 हो जाएगा, फिर -1/2 फैक्टोरियल हो जाएगा 4 रखने पे, एंड देन +1/3 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो आपको लग रहा है कि यही चीज है बट उसका नेगेटिव है, तो ये वाला टर्म जो है ये फर्स्ट ब्रैकेट वो -1/e हो जाएगा, दिस विल बी -1/e। और दूसरे वाले ब्रैकेट में आप क्या देख सकते हैं कि जैसे आप के की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे तो ये आपका पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है, 1/0 फैक्टोरियल विच इज 1 इटसेल्फ। 0 फैक्टोरियल लिखना है तो लिख सकते हैं, वैसे 0 फैक्टोरियल इज 1। देन के की वैल्यू 2 रखेंगे तो इस बार माइनस हो जाएगा, -1/1 फैक्टोरियल +1/2 फैक्टोरियल -1/3 फैक्टोरियल। तो ये वाला टर्म जो है ब्रैकेट में ये आपका हो रहा है 1/e, और ये आपका हो रहा है -1/e। तो आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा, -1/e +2 टाइम्स 1/e विच इज इक्वल टू 1/e। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे कि इन दोनों 0 फैक्टोरियल को एक साथ कर दिया, इन दोनों 1 फैक्टोरियल को एक साथ कर दिया, इन दोनों 2 फैक्टोरियल को एक साथ कर दिया, तो इट्स काइंड ऑफ 2/2 फैक्टोरियल -1/1 फैक्टोरियल। तो आपको एग्जैक्टली वही मिल जाएगा जो e⁻⁻1 का एक्सपेंशन है। तो 1/e इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विच इज प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी 1/e इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Let y equal to x be the equation of the chord of the circle C1 in the second half in the closed half plane x greater than equal to 0 of diameter 10 passing through the origin। तो C1 सर्कल जो है ना वो ओरिजिन से पास कर रहा है। एक इंफॉर्मेशन ये है कि वो ओरिजिन से पास कर रहा है, दूसरा इंफॉर्मेशन कि y इक्वल टू एक्स इस सर्कल पे कॉर्ड है, और तीसरा इंफॉर्मेशन कि उसका डायमीटर जो है वो 10 है, इसका मतलब रेडियस 5 है। अब आप एक सर्कल इमेजिन करिए जिसमें आप ओरिजिन से पास कर रहे हैं उस सर्कल को लेके, और वो पूरी तरह से x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब राइट साइड ऑफ y एक्सिस। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब राइट साइड ऑफ y एक्सिस में है, लेफ्ट साइड y एक्सिस के जा ही नहीं सकता सर्कल का एक भी पॉइंट। तो कैसे आप सर्कल इमेजिन करेंगे। मान लीजिए ये आपके पास सर्कल है, और इसमें आपका सेंटर जो है वो कहाँ होगा वो हम लोग डिसाइड करते हैं, बट ये हमें कंफर्म है कि ये सर्कल पूरी तरह से कैसा होना चाहिए, एक्स एक्स वाई एक्सिस के राइट साइड में होना चाहिए। मतलब आप लेफ्ट साइड में ऐसे करके नहीं जा सकते, आपको पूरी तरह से राइट साइड में रखना पड़ेगा। अब ओरिजिन से भी पास कर रहा है, मान लीजिए राइट साइड में रखेंगे, आप इधर भी रख सकते हैं बट ओरिजिन से पास हो नहीं रहा है, यहाँ भी लाएंगे तो ओरिजिन से पास नहीं होगा। अगर ओरिजिन से पास इसको कराना है और बिल्कुल भी लेफ्ट साइड में नहीं जाना है, इसका मतलब ओरिजिन पे ये वाई एक्सिस को टच करेगा। दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी जिसमें वो सर्कल ओरिजिन से पास करे। ओरिजिन से पास वैसे भी कर सकता था, बट उसमें क्या होगा, लेफ्ट साइड में चला जाएगा, तो बिना टेंजेंट हुए इस पॉइंट पे पॉसिबल है ही नहीं। तो इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है कि सर्कल जो है कैसा रहेगा, ये आपका ओरिजिन पे टच करेगा वाई एक्सिस को। तो जैसे ही सर्कल ओरिजिन पे टच करेगा वाई एक्सिस को, इसका सेंटर एक्स एक्सिस पे हो जाएगा, और रेडियस आपका 5 है तो ये वाला लेंथ 5 हो जाएगा, सेंटर आपका 5,0 हो जाएगा। अब दूसरी बात यह है कि y इक्वल टू एक्स जो कि एक स्ट्रेट लाइन होता है और ओरिजिन से पास करता है, वो आपका इस सर्कल का कॉर्ड है। तो ये एंगल 45 डिग्री हो गया, y इक्वल टू एक्स मतलब स्लोप 1 हो गया। तो जैसे ही आप ये स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ये ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस केस में आपका ये वाला लेंथ 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो कॉर्ड है वो दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक 5 5 पे सर्कल को, एक 0 0 पे। तो आप चाहें तो इक्वेशन लिख के भी इसको कर सकते हैं, मैंने ज्योमेट्री से कर दिया। मान लीजिए आपने इक्वेशन लिखा C1 का, तो C1 का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका सेंटर 5,0 है तो x-5 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू इसका रेडियस 5 है तो 25 हो गया। अब इसमें आप y इक्वल टू एक्स कॉर्ड से सॉल्व करना चाहेंगे, अब y की जगह पे x रख देंगे तो ये x² -10x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर जो कि x² हो जाएगा इक्वल टू 25 हो जाएगा। यहाँ से आपके पास हो गया 2x² -10x इक्वल टू 0। टू आप अगर कैंसिल कर लेते हैं तो x² -5x इक्वल टू 0 विच गिव्स यू x इक्वल टू 0 और 5। एग्जैक्टली यही दो पॉइंट मिल रहे हैं, 0 0 एंड 5 5। मान लीजिए ये पॉइंट आपका ए और बी है, तो आपको अगला क्या बताया जा रहा है, लेट C2 बी द अनदर सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन द गिवन कॉर्ड एज डायमीटर। तो C2 एक ऐसा सर्कल है जिसका डायमीटर जो है वो AB हो जाएगा। तो आप C2 के इक्वेशन को लिखने के लिए डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल यूज कर सकते हैं। हालांकि ना तो C1 के इक्वेशन की जरूरत है अगर आप ज्योमेट्री से कर रहे हैं,
ना ही आगे चल के आपको C2 की इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। बट फिर भी अगर आप C2 का इक्वेशन लिखना ही चाहते हैं, विच इज नॉट रिक्वायर्ड अगेन, तो आप वही लिखेंगे डायमेट्रिक फॉर्म x-x1 x-x2 प्लस y-y1 y-y2 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है आपके पास कि ये सर्कल बन गया। वी नीड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ C2। हमें C2 सर्कल के एक ऐसे कॉर्ड की इक्वेशन को लिखना है जो पास कर रहा है 2 3 पॉइंट से एंड इज फारदेस्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ C2। तो आप C2 सर्कल एक नीचे इमेजिन कर लीजिए। लेट्स ड्रॉ अ सर्कल C2। मान लीजिए C2 सर्कल कुछ इस तरह का है। नाउ इस सर्कल C2 का सेंटर क्या हो जाएगा? सेंटर हमारे पास क्या है इसका? सेंटर आपका हो जाएगा 0 0 और 5 का मिड पॉइंट। तो 5/2 इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। 2,3 इस सर्कल के अंदर कहीं पे भी होगा। 2,3 विल नॉट लाई ऑन इट, आप इसमें रखेंगे तो वो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो अंदर कहीं पे है 2,3। अब इस 2,3 से मान लीजिए ये पॉइंट P है 2,3, इससे बहुत सारे लाइन पास करेंगे। तो हमें एक ऐसा कॉर्ड चाहिए जो इस पॉइंट से पास करे और इस सेंटर से सबसे दूर हो। तो दूर का मतलब इसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा हुआ। डिस्टेंस बाय डिफॉल्ट क्या होता है? किसी भी पॉइंट का डिफॉल्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो अब मैं यहाँ पे अलग से विजुलाइज कर लेता हूँ। एक पॉइंट आपके पास 5/2 है और दूसरा पॉइंट है आपके पास 2,3। आपको एक ऐसा लाइन चाहिए जो 2 3 से पास करे। 2 3 से बहुत सारे लाइन पास करेंगे। तो आपको एक ऐसा लाइन चाहिए जो 2 3 से पास करे और 5/2 से सबसे ज्यादा दूरी पे हो। दूरी मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे ज्यादा हो। तो एक लाइन आप इमेजिन करिए जो आपका 5/2 मान लीजिए ये पॉइंट C है और ये पॉइंट P। तो एक लाइन आप इमेजिन करिए जो CP के परपेंडिकुलर है। C और P फिक्स पॉइंट है और इस पॉइंट P से पास कर रहा है। ये हमें लाइन जो चाहिए वो तो P से पास करेगा ना। तो एक ऐसा लाइन आप इमेजिन करिए, ये वाला लाइन जो कि CP के परपेंडिकुलर और P से पास कर रहा है। दैट विल बी द रिक्वायर्ड लाइन। अब इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे कि यही रिक्वायर्ड लाइन है? तो इस वाले के लिए जो डिस्टेंस है मान लीजिए ये D है। अब कोई भी दूसरा लाइन आप इमेजिन जब भी करेंगे ना, मान लीजिए एक लाइन आपने इमेजिन किया जो P से पास कर रहा है कुछ इस तरह का। तो जब आप इस वाले लाइन के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेने जाएंगे तो ये जो ट्राइंगल बनेगा उसमें आपका D इज द हाइपोटेनस। तो ऑफ कोर्स D जो है ये नए वाले डिस्टेंस से बड़ा हो गया। मान लीजिए आप एक और कोई लाइन इमेजिन करते हैं इस साइड। ठीक है। अब इस लाइन का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 5/2 से? अगेन ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा और फिर इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपका डी ही हाइपोटेनस बन रहा है। तो डी इज द फाइनली मिनिमम, सॉरी, क्या बोल सकते हैं आप, फारदेस्ट डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस। तो रिक्वायर्ड लाइन इज दिस लाइन। आपको इस लाइन का इक्वेशन लिखना है, एक ऐसा लाइन जो पी से पास करे। तो y-y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x-x1। और इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? CP के स्लोप के नेगेटिव रेसिप्रोकल के बराबर, क्योंकि दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं। तो CP का स्लोप आप निकाल लीजिए। डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। CP का स्लोप -1 आ रहा है तो इसका स्लोप आपका 1 हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड लाइन इज y इज इक्वल टू x+1। अब इसको देख लीजिए किस फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना था। y इक्वल टू x+1 को हमें x+ay+b इक्वल टू 0 फॉर्म में ले जाना है। इक्वेशन क्या है आपके पास? y इक्वल टू x+1। तो आप इसको लिखेंगे x-y+1 = 0। तो a की वैल्यू -1 हो गई और b की वैल्यू 1 हो गई। व्हाट डू वी नीड? a-b। तो a आपके पास -1 है और b 1 है, तो -1 इज -2। तो -2, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इफ दिस इज इक्वल टू 1, ABC आर द एंगल्स ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब यहाँ पे सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होंगे। तो वी हैव टू चेक विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट। सारे ऑप्शन में tan ऑफ A, tan ऑफ B, tan ऑफ C के फॉर्म में ही हमें एक्सप्रेस करना है। तो ऐसा कर लेते हैं हम लोग, इस सारे क्वांटिटी tan A, tan B, tan C को कुछ एज्यूम कर लेते हैं और जो गिवन LHS है उसमें हम लोग XYZ क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो पहला टर्म tan ऑफ A माइनस बी, ये तो क्लियर कट फॉर्मूला हो गया ट्रिगोनोमेट्री का। tan ऑफ A माइनस बी इज tan A माइनस tan B डिवाइड बाय 1 प्लस tan A tan B। तो वो पूरी तरह से x और y के टर्म में आ जाएगा। तो वी कैन राइट इट एज x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई। एक ऑलरेडी टर्म है हमारे पास tan ऑफ A विच इज x, तो x मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा डिनोमिनेटर में। नाउ क्वेश्चन ये है कि साइन स्क्वायर C को हम tan C के टर्म में कैसे लिखें। तो एक तो ये है कि आप ट्रायंगल यूज कर लीजिए। अगर आपके पास tan ऑफ ए एक्स है तो ये अगर एंगल ए है, यहाँ पे x हो गया, ये 1 हो गया, ये √(x²+1) हो गया। तो व्हाट विल बी साइन फ्रॉम हियर? साइन विल बी ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस। तो x बाय √(x²+1) हो गया और साइन स्क्वायर c है तो आपका c वाले में z हो जाएगा और x हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर a में। तो साइन स्क्वायर c को आप लिख रहे होंगे z² बाय z² + 1।
और साइन स्क्वायर ए को लिख रहे होंगे आप, साइन स्क्वायर ए नीचे है आपका, तो इसको लिख रहे होंगे आप एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, एंड दिस साइड यू हैव वन। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इन दोनों में से किसी एक टर्म को हम राइट साइड लेके चले जाते हैं, मान लीजिए ये सेकंड टर्म को हम राइट साइड लेके चले जाते हैं। हम लोग लिख रहे होंगे एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स इंटू वन प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू वन माइनस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर। और लेट्स सिंप्लीफाई दिस आरएचएस वाला पार्ट, इस पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो नीचे हो गया आपका जेड स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर आपका इन दोनों में से कैंसिल हो जाएगा। तो विल सिंप्लीफाई फर्दर, यहाँ से हम लोग लिख रहे होंगे एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई, इट्स ऑल अबाउट द सिंप्लीफिकेशन अब यहाँ से, और एक्स वाई जेड में देखते हैं क्या रिलेशन आने वाला है एपी है जीपी में। तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर वन प्लस जेड स्क्वायर। अब एक्स जीरो हो तो नहीं सकता, तो आप एक्स को कैंसिल कर दिए दोनों तरफ से, जो कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं सारे ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशंस। तो अभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स एक्स माइनस वाई वन प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स को अभी थोड़ी देर के लिए बाहर रखते हैं, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो पहला टर्म आपके पास एक्स इंटू वन एक्स हो गया, फिर एक्स इंटू जेड स्क्वायर हो गया एक्स जेड स्क्वायर, सिमिलरली माइनस वाई माइनस जेड स्क्वायर हो गया। देन दिस साइड वी हैव वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स वाई जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो देखते हैं कुछ टर्म कैंसिल हो रहा है क्या, एक्स वाई जेड स्क्वायर ये वाला टर्म दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, देन एक्स स्क्वायर भी आपका कैंसिल हो गया, ये एक्स से मल्टीप्लाई होगा। तो आपके पास क्या बच रहा है, वी विल हैव एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू दिस साइड वी हैव माइनस जेड स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई। तो आप इन दोनों टर्म को क्लब कर दीजिए, विल हैव जेड स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को क्लब करेंगे तो एक्स वाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, अगेन वी कैन कैंसिल वन प्लस एक्स स्क्वायर क्योंकि ये जीरो तो हो नहीं सकता, दिस ऑब्वियसली पॉजिटिव, तो विल गेट अ रिलेशन की जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई। तो जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई, इसका मतलब जेड बीच में आ जाएगा, एंड एक्स और वाई में से कोई भी आप पहले रख सकते हैं, या तो एक्स जेड वाई को आप जीपी में क्लेम कर लीजिए, या फिर आप वाई जेड एक्स को जीपी में क्लेम कर लीजिए। नाउ विल गो इन टर्म्स ऑफ टान। तो आपने एक्स किसको माना था, टान ऑफ ए को, एंड जेड किसको माना था, टान ऑफ सी को। तो टान ऑफ सी विल बी द मिडल टर्म, आप टान ऑफ ए टान ऑफ बी में कोई भी आप फर्स्ट थर्ड कर सकते हैं। देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है, ए सी बी है या फिर बी सी ए है, अकॉर्डिंगली वो सही हो जाएगा आपका। तो सारे ही ऑप्शन में टान ऑफ ए पहले है, टान ऑफ सी बीच में होना चाहिए था, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, क्योंकि जीपी में एपी में तो है नहीं। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Two distinct numbers a and b are selected at random from 1 to 50. The probability that their product ab is divisible by 3. तो a और b जो है वो दो डिस्टिंक्ट नंबर हैं, a b के बराबर नहीं है, और 1 से 50 तक में हम सेलेक्ट कर रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि उनका जो प्रोडक्ट हो डिविजिबल बाई 3 हो। तो ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 के मल्टीपल है फ्रॉम 1 to 50, लाइक 3, 6, 9, so on till 48. So there are 16 such numbers which are multiple of 3. रिमेनिंग नंबर्स आर नॉट मल्टीपल ऑफ 3। ऐसे कितने नंबर हो जाएंगे जो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है? तो ऑफ कोर्स आप टोटल 50 में से 16 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 34 नंबर्स आर देयर विच आर नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। अब इसको करने का दो मेथड हो सकता है, एक मेथड ये कि आप नेगेशन से जाएं, नेगेशन विल बी बेटर हियर। तो आप बोलेंगे कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट ए बी इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि अगर प्रोडक्ट को मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए तो उनमें से कोई भी एक मल्टीपल ऑफ 3 हो जाए कम से कम, तो वो मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएगा। और अगर उस प्रोडक्ट को नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए तो दोनों के दोनों ए और बी जो है वो नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 से होने चाहिए। तो 1 माइनस, नीचे कितने तरीके से आप ए और बी को सेलेक्ट कर सकते हैं? तो वन के लिए, ए के लिए 50 चॉइसेस एंड बी के लिए 49 चॉइसेस। तो ऊपर क्या हो जाएगा आपके पास, इन 34 में से ही दो नंबर आप सेलेक्ट कर रहे होंगे, राइट, क्योंकि इनमें से एक भी नंबर सेलेक्ट हो गया इन 16 में से, तो फिर तो प्रोडक्ट आपका मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएगा। बट नेगेशन में मल्टीपल ऑफ 3 नहीं चाहिए ए और बी।
तो 34 into 33 हो जाएगा। और अगर आप कॉम्बिनेशन से जाना चाहते हैं तो 50C2 लिख सकते हैं कि 50 में से कोई भी दो ले लेंगे, तो फिर आपको ऊपर 34C2 लिखना पड़ेगा। दोनों चीज सेम ही है बेसिकली। और 50C2 लिखने पे आप ऑर्डर कंसिडर नहीं कर रहे हैं कि ए और बी का ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। जैसे आपने लिखा 4 7 या 7 4, दोनों सेम हो गया अगर आप 50C2 लिख रहे हैं। लेकिन अगर 50 into 49 लिख रहे हैं, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है, तो वहां पे आप ऑर्डर कंसिडर कर रहे हैं। तो जैसा आप न्यूमरेटर में करेंगे अकॉर्डिंगली आप डिनोमिनेटर में भी वैसा ही करेंगे। न्यूमरेटर में ऑर्डर ले रहे हैं तो डिनोमिनेटर में मिलेंगे, और डिनोमिनेटर में नहीं ले रहे हैं तो न्यूमरेटर में नहीं लेंगे। तो आप इसको कैंसिल कर दीजिए। 2 से ये 17 हो गया, ये 25 हो गया। तो 25 into 49 will be 1225, and 17 into 33 will be 500, कितना हो जाएगा 61। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से आपके पास आ रहा है 700, से नहीं 600 हो जाएगा। ये 664 डिवाइड बाई 1225। एक बार देख लेते हैं ये कौन से ऑप्शन में है। तो दिस इज प्रेजेंट इन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दूसरा मेथड ये हो सकता है कि हम फेवरेबल तरीके से ही जाएं। तो फेवरेबल में क्या होगा आपका कि ए बी जो है उसमें से आपका ए जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 के है। ठीक, मतलब मल्टीपल ऑफ 3 के है। क्रॉस मतलब मल्टीपल ऑफ 3 के नहीं है। या फिर आपका ए मल्टीपल ऑफ 3 के नहीं है, मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, और बी मल्टीपल ऑफ 3 है, या फिर दोनों के दोनों मल्टीपल ऑफ 3 है। ये तीन केसेस बन सकते हैं आपके पास। तो इस समय आप प्रोबेबिलिटी को कैसे निकाल रहे होंगे? अगर मैं ऑर्डर कंसीडर कर रहा हूँ तो डिनोमिनेटर में 50 into 49 लिखूंगा, और ऊपर क्या हो जाएगा आपके लिए, ए जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 है, तो मल्टीपल ऑफ 3 के लिए 16 चॉइसेस हैं, एंड नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 के लिए 34 चॉइसेस। प्लस इस बार रिवर्स हो जाएगा आपका कि ए के लिए 34 चॉइस हो जाएगी और बी के लिए 16 चॉइस हो जाएगी, और इसमें दोनों ही मल्टीपल ऑफ 3 है। और ए और बी तो डिस्टिंक्ट है। तो अगर ए के लिए आपके पास 16 चॉइस है तो बी के लिए फिर 15 चॉइस होगी, बिकॉज दे कैन नॉट बी इक्वल, दे आर डिस्टिंक्ट। तो इसको एक बार आप कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए कितना आता है। तो ये वाला आपका हो गया 240, एंड दिस विल बी 34 into 16। 34 into 16 कितना हो जाएगा आपके पास? 16 4 80 64। तो ये हो गया आपका 544, और एक और 544 डिवाइडेड बाई ये 50 into 40। आई थिंक 2 से आप चाहे तो कैंसिल कर सकते थे। तो फिलहाल अगर नहीं कैंसिल किया है तो 2450 है। इन सबको ऐड कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा आपका? 1324 डिवाइडेड बाई 1328 हो जाएगा। 4 + 4 = 8। तो 1328 डिवाइड बाई 2450। तो 664 डिवाइड बाई 1225। और अगर आप C2 में लिख रहे होते, कॉम्बिनेशन में लिख रहे होते, तो फिर आप ऐसे लिखते, नीचे आपका 50C2 हो जाता और ऊपर क्या होता। अभी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है ऑर्डर कि ए मल्टीपल ऑफ 3 है और बी नहीं है, या फिर ए मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, बी है। तो इसमें आपको ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक केस में आप लिखेंगे कि कोई एक मल्टीपल ऑफ 3 है और दूसरा मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, और दूसरे वाले केस में दोनों ही मल्टीपल ऑफ 3 है। फिर आप ऐसे करेंगे, और ऐसा भी करेंगे तो आपका सेम ही आंसर आएगा। तो दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं, या तो आप ऑर्डर इंपॉर्टेंट लेके कर सकते हैं, या फिर बिना लिए कर सकते हैं। बट कुछ क्वेश्चन में क्या है कि हमें कॉमन सेंस से समझना पड़ता है कि ऑर्डर लेना है या नहीं लेना है, या फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज से हमें समझना पड़ता है। फिलहाल तो आप दोनों ही चीज कर सकते हैं, ऑर्डर इंपॉर्टेंट ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Let a of 1 is equal to 1, and for n greater than equal to 1, a of n plus 1 is given as half a n plus n square minus 2n minus 1 divided by n square n plus 1 का whole square. Then modulus value of sigma n varies 1 to infinity a n minus 2 by n square is equal to। तो हमारे पास एक रिकरेंस रिलेशन गिवन है, a of n plus 1 is equal to half of a n plus n square minus 2n minus 1 divided by n square into n plus 1 का whole square। तो जब भी हमारे पास रिकरेंस रिलेशन गिवन होता है तो हम लोग क्या क्या सोचते हैं कि या तो टेलीस्कोपिक होता होगा, या फिर अपने कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस में जाता होगा जिसको हम न्यूटन थ्योरम से कनेक्ट कर सकते होंगे, या फिर कोई मैनिपुलेशन रिक्वायरमेंट होती होगी। तो यहाँ पे एक मैनिपुलेशन हमें दिख रहा है कि डिनोमिनेटर जो एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर है, न्यूमरेटर में शायद हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2n² माइनस n प्लस वन का होल स्क्वायर। तो आप सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो आपको यही चीज न्यूमरेटर वाला टर्म मिल जाएगी। ये लिखने का ऑब्जेक्टिव ये रहा होगा कि आप इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, और फिर आप ये वाला जो टर्म है ना जिसकी आपको सिग्मा वैल्यू निकालनी है,
वो शायद आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इस ऑब्जेक्टिव से हम लोगों ने ये टर्म को मैनिपुलेट किया है, सिंप्लीफाई किया है। अब इसको दो पार्ट में ब्रेक करिए, ए माइनस बी बाई सी को ए बाई सी माइनस बी बाई सी लिखेंगे। तो पहला पार्ट हो गया 2n² डिवाइड बाई दिस कंप्लीट थिंग, तो ये हो गया 2/n+1 का होल स्क्वायर। तो a(n+1) इज इक्वल टू हाफ an प्लस 2/n+1 का होल स्क्वायर। देन माइनस सेकेंड पार्ट हो गया n-1 का होल स्क्वायर बाई दिस, तो इसको आप लिखेंगे 1/n²। अब आप क्या करिए कि ये जो टर्म है आपके पास 2/n+1 का होल स्क्वायर, इसको आप ट्रांसपोज कर दीजिए। ऐसा क्यों करना चाहिए आप नेक्स्ट स्टेप में समझ में आ जाएगा। तो 2/n+1 होल स्क्वायर को हम इधर लेते आते हैं। इधर इन दोनों टर्म में आप हाफ कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास बच रहा है an-2/n²। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जिसका समेशन वैल्यू आपको रन करना है, an-2/n², वो यही तो है। तो इसको एक नया सीक्वेंस बोल दीजिए कि लेट bn इज इक्वल टू an-2/n²। तो अभी हमें सिग्मा bn निकालना है। और अगर ये bn बोला है तो व्हाट इज दिस, इजंट इट b ऑफ n+1? यस इट इज। तो ये b ऑफ n+1 हो गया और हाफ bn हो गया। मतलब bn अब एक ऐसा सीक्वेंस है जो जीपी में है, क्योंकि एवरी टर्म इज हाफ ऑफ द प्रीवियस टर्म। तो आप बोलेंगे कि कॉन्सिक्यूटिव टर्म का रेशियो सेम है, तो ये जीपी में आ गया। तो bn इज इन जीपी विथ कॉमन रेशियो इज इक्वल टू 1/2। अब आप क्या देखेंगे कि b(1) निकाला जा सकता है यहाँ पे, क्योंकि b(1) इज a(1) माइनस 2/1 का स्क्वायर। और a(1) की वैल्यू है हमारे पास, व्हाट इज a(1) विच इज 1। तो b(1) आ गया आपके पास 1 - 2 - 1। तो अब bn सीक्वेंस कैसा दिखेगा आपके पास। फर्स्ट टर्म है आपके पास -1 और कॉमन रेशियो हाफ है, तो -1 माइनस हाफ -1/2 का स्क्वायर सो ऑन। और हमें इन्हीं का तो समेशन चाहिए। व्हाट डू वी नीड, सिग्मा ऑफ मॉड बाहर है, an-2/n², n वैरीज 1 to infinity। और an-2/n² को ही तो आपने नया सीक्वेंस bn बोला है। बेसिकली यू नीड सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ दिस जीपी, एंड देन यू हैव टू टेक द मॉडुलस वैल्यू ऑफ इट। तो मॉडुलस वैल्यू ऑफ व्हाट, -1 माइनस हाफ -1/2 स्क्वायर सो ऑन, ऐसे करके। तो अगर आप मॉड लगाना चाहते हैं तो ये सब प्लस में आ जाएंगे। तो 1 प्लस हाफ प्लस 1/2 का स्क्वायर, इस इनफाइनाइट जीपी का समेशन चाहिए। तो व्हाट इज सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, इट इज a/1 माइनस r। तो 1/1/2 इज इक्वल टू 2। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का हमने फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पे, विच इज वेरी ऑब्वियस, फर्स्ट टर्म बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो, प्रोवाइडेड कॉमन रेशियो की वैल्यू लाइज बिटवीन -1 to 1 एंड नॉट इक्वल टू 0। तो 2 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और इसका आंसर जो हमें गिवन है वो 2 ही गिवन है। So 2 is the final answer for this question. लेट fx इज इक्वल टू x रेज टू 2025 माइनस x रेज टू 2000। ये fx की वैल्यू है। इंटरवल ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका क्या है, 0 से 1 है। x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हम ऑब्जर्व करेंगे। एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx इन द इंटरवल 0 to 1 भी दिस, देन n इज इक्वल टू व्हाट। तो हमें इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। फॉर फाइंडिंग मिनिमम वैल्यू हम फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर सकते हैं मैक्सिमम के लिए। तो वी आर गोइंग फॉर द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। दोनों ही मेथड में पहले तो आपको डिफरेंशिएट ही करना पड़ेगा। तो एक्स रेस टू एन के फॉर्मूला से जैसे आपने डिफरेंशिएट किया, तो एक्स की पावर 2025 इंटू एक्स की पावर 2024 माइनस 2000 मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर 1999। तो आप यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, 25 इंटू एक्स की पावर 1999 कॉमन ले लीजिए। आपके पास क्या बचेगा, 81 एक्स की पावर 25 माइनस 80 बच जाएगा। तो जैसे आप इसको जीरो से इक्वेट करेंगे, एक्स की दो वैल्यू आ जाएगी, एक एक्स की वैल्यू 0 आ गई और दूसरी आपकी आ गई 80/81 रेज टू 1/25, क्योंकि एक्स रेज टू 25 इज 80/81 है। तो 80/81 इज इन द इंटरवल ऑफ 0 to 1। 0 to 1 के बीच का कोई नंबर हो, उस पर आप पॉजिटिव पावर डालेंगे तो 0 से 1 के बीच का ही होगा। तो ये भी वैल्यू जो आ रही है वो 0 से 1 के बीच की आ रही है। तो हम लोग साइन स्कीम की ओर चलते हैं फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव। तो आप देखेंगे कि एक 0 है यहाँ पे और एक यहाँ पे 1 है। और यहाँ पे आपके पास अल्फा, इसको बोल दीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये जो दूसरी वाली वैल्यू है अल्फा इज 80/81 रेज टू 1/25। तो आप बोल सकते हैं कि जैसे ही वैल्यू आप 1 रखेंगे ना यहाँ पे, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 के नेबरहुड में ये पॉजिटिव है। फिर अल्फा इसका रूट है और इसकी पावर जो है वो आपकी ऑड है, तो आपका साइन चेंज होगा। यहाँ पे अल्फा पे साइन चेंज होगा और 0 पे फिर से आपका साइन चेंज होगा, इस पे भी पावर आपका ऑड है। हालांकि हमें 0 से पहले कोई मतलब है नहीं, 0 से 1 के बीच में ही ऑब्जर्व करना है। बट अगर आप देखें तो 1 के बाद पॉजिटिव है और 0 के पहले भी पॉजिटिव है। 0 से 1 के बीच में एफ का ग्राफ कैसा बनेगा, पहले डिक्रीज होगा क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है।
और फिर ये इंक्रीज करेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से आप बोल सकते हैं कि अल्फा इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम। तो अल्फा क्या है, 80/81 रेस टू 1/25, दैट मीन्स अल्फा रेस टू 25 इज 80/81। तो आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी, अल्फा पे मिलेगी। तो लेट्स फाइंड आउट एफ ऑफ अल्फा। एफ एक्स क्या था आपके पास, एक्स रेस टू 2025 माइनस एक्स रेस टू 2000। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं अल्फा की पावर 2025 माइनस अल्फा की पावर 2000। और चूंकि हमारे पास अल्फा की पावर 25 की वैल्यू है, तो लेट्स राइट इट एज अल्फा की पावर 2000 मल्टीप्लाइड विद अल्फा की पावर 25 - 1। अब इस 2000 को भी हम ऐसा लिख सकते हैं कि अल्फा की पावर 25 रेस टू 80, राइट, ताकि हम अल्फा की पावर 25 की वैल्यू यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे तो अल्फा की पावर 25 है ही, तो इसको आप 80/81 से रिप्लेस कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर 25 की जब आप 80/81 रखेंगे, होल की पावर 80 है, तो आप इसको 80 रेस टू 80 डिवाइडेड बाई 81 रेस टू 80 ऐसा लिख सकते हैं। और ये वाला टर्म हो जाएगा आपका -1/81, -1/81। तो इट कैन बी सिंप्लीफाइड एज 80 रेस टू 80। और आप देख रहे हैं कि 81 की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ 1 है और यहाँ आपकी 80 है, तो ये ऊपर जाके हो जाएगी 81 रेस टू -81। ये माइनस अलग से है, तो इस माइनस को आप इसके अंदर लिख सकते हैं, क्योंकि पावर आपका ऑड है ऊपर, तो नेगेटिव कैन गो इनसाइड। अब इसको गिवन वैल्यू से आप कंपेयर कर लीजिए। तो गिवन वैल्यू आपके पास क्या है, 80 रेस टू 80 इंटू n रेस टू -81। तो जैसे ही आप इसको कंपेयर करेंगे, 80 रेस टू 80 मल्टीप्लाइड विथ n रेस टू -81, आपको n की वैल्यू -81 मिल जाएगी। तो n की वैल्यू कितनी होगी, -81 होगी। अब देखते हैं क्या फाइंड आउट करना था, हमें n की वैल्यू ही चाहिए थी, तो n की वैल्यू हो गई -81, विच इज प्रेजेंट इन ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Let C subscript r denote the coefficient of x raised to r in the binomial expansion of 1 plus x raised to n, where n is a natural number and r की वैल्यू 0 से n तक जा रही है। तो 1 plus x raised to n में x raised to r का कोएफिशिएंट तो ncr ही होता है। That means C subscript r is nothing but ncr. Now p subscript n is equal to c0, मतलब nc0 minus nc1 plus 2 square by 3 into nc2 -2 रेज टू 4 बाई 2 रेज टू 3 पहले है, 2 रेज टू 3 बाई 4 इंटू NC3 प्लस डॉट 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 सो until -2 रेज टू n बाई n+1 into NCn. तो what we can do here is we can generalize this series p रेज टू n की जो वैल्यू है इसको हम जनरलाइज कर लेते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते होंगे, सिग्मा और NC0 NC1 इन सबको हम NCR क्लेम कर देते हैं। वी कैन राइट एज NCR। फिर टर्म्स ऑल्टरनेट प्लस माइनस है, तो -1 रेज टू r क्लेम कर देते हैं, या देखते हैं r+1 या r-1 लिखना पड़े तो वो लिख देंगे। अब ये NC0 से स्टार्ट हो रहा है, तो r की वैल्यू आप 0 से स्टार्ट करेंगे। तो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट टर्म आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो ठीक है, -1 रेज टू r आप लिख सकते हैं। फिर आपके पास ये वाले टर्म्स हैं, 2 स्क्वायर 2 क्यूब -2 रेज टू n। तो लास्ट टर्म देख के भी आप जनरलाइज कर सकते थे कि लास्ट टर्म आपको दिख रहा है -2 रेज टू n, तो इसका मतलब ये -2 रेज टू r होता होगा। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे भी -2 रेज टू r कर सकते हैं, या फिर -1 रेज टू r 2 रेज टू r अलग अलग भी कर सकते हैं, योर चॉइस। तो मैं -2 रेज टू r कर लेता हूँ, यहाँ पे -2 रेज टू r हो गया ये। नाउ आपके पास डिनोमिनेटर में भी कुछ टर्म्स हैं, डिनोमिनेटर में आपके टर्म्स n+1 तक जा रहे हैं, 2 3 ऐसे करके, तो डिनोमिनेटर वाला टर्म आपके पास r+1 हो गया। तो दिस यू कैन राइट एज r+1। नाउ आपके पास ये फाइनल वैल्यू n तक जा रही है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो एक प्रॉपर्टी होती है बाइनोमियल कॉफिशिएंट की, कि हम n+1 c r+1 को लिख सकते हैं। n+1 ये आपका सुपरस्क्रिप्ट न्यूमरेटर में आ जाता है, एंड सबस्क्रिप्ट आपका डिनोमिनेटर में आ जाता है, और ये एक कम हो जाते हैं, n+1 से एक कम होकर n हो जाएगा और r+1 से एक कम होकर r हो जाएगा। दिस इज बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल कॉफिशिएंट, ये हम लोग यूज करने वाले हैं। तो NCR/r+1, इस टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, n+1 को इधर लेते आइए, तो n+1 CR+1/n+1। तो ये जो टर्म है आपके पास NCR/r+1, इसको आप लिख सकते हैं n+1 CR+1/n+1। तो लेट्स राइट दैट। तो P सबस्क्रिप्ट n की वैल्यू हो गई सिग्मा r वेरीज 0 to n+1 CR+1/n+1 इंटू -2 रेज टू r। तो बेनिफिट इसका क्या हो गया कि ये जो r+1 वेरिएबल टर्म था, इसको हम सिग्मा के बाहर नहीं ले पा रहे थे, अब उसकी जगह पे n+1 एक कांस्टेंट टर्म आ चुका है, ये r पे डिपेंड नहीं करेगा, तो हम इसको बाहर ले सकते हैं। तो वी कैन टेक दिस n+1 आउटसाइड। अब हमारे पास क्या बचेगा, सिग्मा r वेरीज 0 to n+1 CR+1 -2 रेज टू r।
तो ये अगर r+1 है तो यहाँ पे भी r+1 हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो हम लोग -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे +1 कर दिया एंड डिवाइड बाय -2 कर दिया। तो इससे हमें एक बाइनोमियल सीरीज की फील आ रही है। चलिए हम लोग एक बार -2 को बाहर कर लेते हैं। तो पी एन इज इक्वल टू -1/2n+1 सिग्मा आर वेरीज 0 to n n+1 सी r+1 -2 raised to r+1। तो वी ऑल नो कि अगर ऐसा कुछ सीरीज हमारे पास लिखा हुआ है, सिग्मा आर वेरीज 0 to n एन सी आर इन टू एक्स रेस टू आर, तो बेसिकली ये 1+x रेस टू n का एक्सपेंशन होता है। यहाँ पे n है लेकिन अभी इधर क्या n+1 है और ये r+1 है। आपके पास दो चॉइस है, या तो आप r की वैल्यू 0 रख के विजुलाइज कर सकते हैं, या फिर अगर आप r+1 को कोई नया वेरिएबल लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। तो मैं r+1 को एक नया वेरिएबल लेट से k एज्यूम कर लेता हूँ। तो इससे होगा क्या कि ये जो r की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही थी अब वो k की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो जाएगी, तो k की वैल्यू 1 से n+1 तक जाएगी, और ये n+1 सी के और -2 raised to k हो जाएगा। आपको इसी तरह का एक्सपेंशन दिख रहा है, बस r की जगह पे k आ गया है और n की जगह पे n+1 आ गया है। और एक और चीज की अब k की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, तो पहला वाला टर्म जो k इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग होगा वो आप मिस कर रहे होंगे, तो उसको आप अलग से सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। तो पी एन को आप क्या लिख रहे होंगे, 1 - 2 raised to n+1 माइनस के इक्वल टू 0 रखते तो आपको क्या मिलता, ये टर्म आपको 1 मिलता। तो 1 आप अलग से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, डिवाइडेड बाय बाहर क्या है आपके पास, -1/2 raised to n+1, ये आपके पास आउटसाइड द सिग्मा है, तो उसको आप एज इट इज लिख दीजिए -2n+1। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, -1 raised to n+1 -1 डिवाइडेड बाय -2 raised to n+1। तो ये आपका पी एन आ गया। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है इसके बाद, वी नीड द वैल्यू ऑफ 1/p2n, एन वैरीज 1 to 25। तो n की जगह पे आपको 2n अब रिप्लेस करना है, बिकॉज वी नीड p सब्सक्रिप्ट 2n, और वो भी रेसिप्रोकल में आपको चाहिए, और n की वैल्यू आप 1 से 25 तक ले जाइएगा। तो आप p2n क्या लिख रहे होंगे, जब आप n की जगह पे 2n रखेंगे तो ये हो जाएगा -1 रेस टू, यहाँ पे n की जगह पे बस 2n आएगा तो 2n+1 हो गया, -1 डिवाइडेड बाय -2, यहाँ भी n की जगह पे 2n आ जाएगा, 2n+1। तो ये 2n+1 जो एक ऑड नंबर हो गया, -1 की पावर ऑड रखेंगे तो -1 ही हो जाएगा, तो ऊपर -1 -1 -2 हो गया, नीचे -2 2n+1 हो गया, तो ऊपर का -2 नीचे के -2 से आपका कैंसिल हो जाएगा, तो विल गेट इट एज 1/2n+1। अब इसका रेसिप्रोकल ले लेना है आपको, और इसको समेशन रन करा देना है n इक्वल टू 1 से लेके 25 तक। तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली, दिस विल बी सिग्मा 2n+1 1 से लेके 25 तक। तो इसमें 25 टर्म्स है और ये एपी में जा रहा है। फर्स्ट टर्म विल बी 3, देन 5, सो until लास्ट टर्म विल बी 51। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 25 टर्म्स आर देयर। आपके पास दो चॉइस है, एक तो आप रिजल्ट यूज कर सकते हैं, दूसरा आप एपी यूज कर सकते हैं। तो अगर हम एपी यूज करते हैं, एपी के एन टर्म का समेशन क्या होता है, n/2, तो 25/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो दिस विल बी 25/2 इंटू 51 + 3 = 54। तो ये 25 इंटू 27 हो गया, दैट इज इक्वल टू 675। दूसरा ये कर सकते हैं आपकी सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर होने चाहिए, लाइक 1 3, वो भी फर्स्ट से 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, तो वो n² होता है। तो ये 1 से स्टार्ट तो हो नहीं रहा है, ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 आपको ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 1 जैसे ही ऐड करेंगे तो अब इसमें 25 नहीं 26 टर्म हो जाएंगे। तो उस तरीके से भी आप बोल सकते हैं कि 26 का स्क्वायर -1, फिर a² - b² यूज करेंगे तो यही आ जाएगा 25 इंटू 27। तो इन बोथ द वे यू आर गेटिंग द आंसर एज 25 इंटू 27 विच इज 675। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे अल्फा जो गिवन है वो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 64 x⁻³ माइनस स्टेप फंक्शन ऑफ x⁻³ dx है। तो पहला पार्ट x⁻³ बहुत ऑब्वियस इंटीग्रेशन है, ये x⁻⁴/3 डिवाइडेड बाय 4/3 मतलब 3/4 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, विच इज x⁻n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। माइनस दूसरे पार्ट में चूंकि ये स्टेप फंक्शन के अंदर है तो हमें इंटरवल में ब्रेक करना पड़ेगा। पहला इंटरवल 0 से 1 है, बट 0 से 1 में वैसे भी वो 0 हो जाएगा तो आप स्किप कर सकते हैं। दूसरा 1 से 8 है, 1 से 8 x की वैल्यू लेंगे तो x⁻⁴ जो है वो
वन से टू जाएगा, वन से टू के बीच में कोई नंबर होती है इसके स्टेप वैल्यू वन हो जाती है। सिमिलरली नेक्स्ट आप टू क्यूब से थ्री क्यूब जाएंगे तो आप टू का इंटीग्रेशन कर रहे होंगे, और थ्री क्यूब से आप फोर क्यूब जाएंगे तो आप थ्री का इंटीग्रेशन कर रहे होंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये जैसे आप 64 रखेंगे तो 64 का क्यूब रूट फोर, फोर इज टू फोर इज 256 मल्टीप्लाइड बाई थ्री बाई फोर इज 192, माइनस एट माइनस वन इज सेवन, देन 27 माइनस एट इज 19 मल्टीप्लाइड बाई टू इज 38, माइनस 64 माइनस 27 इज 37 इंटू थ्री इज 111, तो ये आपकी वैल्यू 36 आ गई। अल्फा की वैल्यू आपके पास 36 आ गई। नाउ वी हैव टू परफॉर्म दिस इंटीग्रेशन। तो इस इंटीग्रेशन को लेट से हम आई बोल देते हैं। तो आई को आप क्या लिख रहे होंगे, आई इज इक्वल टू वन बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई जीरो टू, अल्फा की वैल्यू 36 आई है, 36 पाई साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन की पावर सिक्स प्लस कॉस की पावर सिक्स थीटा। हम लोग साइन को एस लिख रहे हैं और कॉस को सी लिख रहे हैं। हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है पीरियोडिक फंक्शन की कि अगर आप जीरो से एन टी एफ ऑफ थीटा डी थीटा लिख रहे हैं तो आप एन को बाहर कर सकते हैं, वेयर टी इज द पीरियड ऑफ दैट फंक्शन एफ ऑफ थीटा। तो एन टाइम्स जीरो टू टी एफ ऑफ थीटा डी थीटा लिख सकते हैं, वेयर एन इज एनी इंटीजर। तो इस प्रॉपर्टी के बेस पे आपका 36 बाहर आ जाएगा, आप यू विल बी राइटिंग 36/पाई जीरो टू पाई साइन स्क्वायर बाई साइन की पावर सिक्स प्लस कॉस की पावर सिक्स थीटा। अब लोअर लिमिट आप देख पा रहे हैं जीरो है, तो लोअर लिमिट जब जीरो होता है तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि जीरो से एक्स एफ एक्स डी एक्स को आप लिख सकते हैं, जीरो से एक्स की बजाय ए कर देता हूँ मैं इसको, ए विल बी बेटर। तो जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स को आप लिख सकते हैं जीरो से ए बाई टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। दिस इज ट्रू फॉर एनी फंक्शन एफ एक्स इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर। और अगर एफ ऑफ ए माइनस एक्स एफ एक्स हो जाए या माइनस एफ एक्स हो जाए तो दो स्पेशल केस वहां से हम लिख सकते हैं। तो फिलहाल मैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ। तो इससे क्या होता है कि अपर लिमिट रिड्यूस होके हाफ हो जाता है। तो जैसे स्टार्टिंग में ये जीरो से पाई है, तब ये जीरो से पाई बाई टू तक चला जाएगा। और आप लिख रहे होंगे दिस फंक्शन साइन स्क्वायर बाय साइन की पावर सिक्स प्लस कॉस की पावर सिक्स। और जब आप पाई माइनस थीटा करेंगे ना, आप देखेंगे कि साइन पाई माइनस थीटा और कॉस पाई माइनस थीटा दोनों पे इवन पावर डालने पे सेम आ जाएंगे, तो यही चीज दो बार आ जाएगी, तो आप टू टाइम्स कर दीजिए यहाँ पे, बाहर कर दीजिए टू टाइम्स, जो कि नेक्स्ट स्टेप में आपका 72/पाई हो जाएगा। तो 72/पाई टाइम्स जीरो से पाई बाई टू साइन स्क्वायर बाय साइन की पावर सिक्स प्लस कॉस की पावर सिक्स थीटा। नाउ यू यूज दिस प्रॉपर्टी अगेन, आप एक बार फिर से इस प्रॉपर्टी को यूज कर लीजिए, या फिर आप किंग्स रूल को यूज कर लीजिए। मैं इसी प्रॉपर्टी को फिर से एक बार यूज कर लेता हूँ। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करने पे क्या है कि आपका लिमिट जो है वो एक बार फिर से हाफ हो जाएगा। तो यू विल बी राइटिंग जीरो से पाई बाई फोर। अब क्या है कि आप एफ ऑफ ए माइनस एक्स मतलब साइन पाई बाई टू माइनस थीटा लिख रहे होंगे, तो जहां जहां साइन है ना वो कॉस हो जाएगा। पहला टर्म तो एफ ऑफ एक्स ही लिखिए, आप एज इट इज लिखिए, साइन स्क्वायर बाय साइन की पावर सिक्स कॉस की पावर सिक्स। दूसरे में पाई बाई टू माइनस थीटा में क्या है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ डिनोमिनेटर में साइन कॉस इंटरचेंज हो जाएंगे, तो डिनोमिनेटर सेम रहेगा, न्यूमरेटर आपका एडअप हो जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज वन, ये सबको पता होता है। तो दिस वे विल बी गेटिंग इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू 72/पाई जीरो से पाई बाई फोर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये आपका वन हो जाएगा। और नीचे आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। तो वी नो दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी टाइम्स ए प्लस बी। तो आप अगर इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब बोल रहे हैं, इसका मतलब ए साइन स्क्वायर, तो ए प्लस बी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन हो गया। आप इसका फैक्टराइज्ड फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, बोथ वे विल बी रीचिंग टू द सेम डेस्टिनेशन, वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। लिमिट आपकी जीरो से पाई बाई फोर है। अब इसको करने का दो मेथड हो सकता है यहाँ से। मेथड वन कैन बी कि हम यहाँ पे टू साइन ए कॉस ए को आप लिख सकते हैं साइन टू ए, तो आप इस टर्म नीचे वाले को लिख सकते हैं जीरो से पाई फोर, ये सब चीजें तो सेम रहेगी। साइन थीटा कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं साइन टू थीटा बाई टू, क्योंकि टू साइन ए कॉस ए साइन। तो ये पार्ट आपका हो गया डी थीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस थ्री बाई फोर साइन स्क्वायर टू थीटा। अब आप ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर टू थीटा से डिवाइड कर दीजिए। तो 72/पाई कॉस स्क्वायर टू थीटा से जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ऊपर सीक स्क्वायर टू थीटा, दिस विल बी इन न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा, वन बाई सीक स्क्वायर टू थीटा, तो सीक सॉरी वन बाई कॉस स्क्वायर टू थीटा, तो सीक स्क्वायर टू थीटा माइनस थ्री बाई फोर tan स्क्वायर टू थीटा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, इस स्टेप के बाद हमने क्या किया है, कॉस स्क्वायर टू थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड किया, विल डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर टू थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब एक ऑब्वियस सब्स्टिट्यूशन आपको दिख रहा है कि tan टू थीटा को आप कुछ एज्यूम कर ले, लेट tan टू थीटा इज इक्वल टू पी।
तो इससे आपका लिमिट भी चेंज हो जाएगा इंटीग्रेशन का। जब भी हम इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं, वी मस्ट चेंज द लिमिट। तो tan 2 थीटा, tan ऑफ 0 इज 0, एंड tan ऑफ पाई बाई 2, ये आपका 0 से पाई बाई 2 की तरफ जा रहा है, तो पाई बाई 2 माइनस है, तो प्लस इन्फिनिटी की ओर जाएगा। दिस विल बी डिफरेंशिएटिंग करने पे 2 sec² 2 थीटा डी थीटा इक्वल टू डीपी हो गया। तो dp/2 इज प्रेजेंट इन न्यूमरेटर, एंड दिस विल बी 1 + p² -3/4 p²। तो ये आपके पास आ गया 72/पाई, 0 से इन्फिनिटी। p² -3/4 p² विल बी p²/4, तो इसको आप ऊपर ले लीजिए, ये ऊपर जाके 2 dp/p² +4 हो जाएगा। Now let's integrate this। dx/x² + a² का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, ये होता है 1/a, तो 1/2, और यहाँ पे भी 2 है आपके पास, तो ये 2 और 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, एंड विल बी राइटिंग tan इनवर्स x/a p/2, लिमिट विल बी 0 से इन्फिनिटी। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, और एक बार आप इन्फिनिटी रखेंगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी इज पाई/2, tan इनवर्स 0 0, तो 72/पाई इंटू पाई/2, ये आपके पास 36 आ गया। तो 36 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एंड 36 इज द आंसर गिवन। तो 36 ही आपका आंसर आ गया। कमिंग टू मेथड 2, आप मेथड 2 में क्या कर सकते हैं? तो मेथड 2 में आपके पास जो इंटीग्रेशन आ चुका है, आई इज इक्वल टू कितना आया था, 72/पाई। यहां तक तो हमारे पास सेम है। यहां से हम लोग मेथड 1 पे गए थे। अब मेथड 2 में आप क्या करिए, आप 2 sin a cos a का फॉर्मूला नहीं यूज करिए, इसको आप यहां पर से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos⁴θ। जो हमने यहाँ पे cos²2 थीटा से डिवाइड किया था ना, यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग में cos⁴θ से डिवाइड कर सकते, दिस कैन बी वन ऑफ द पॉसिबल अप्रोच। तो आपके पास क्या आ जाएगा, या फिर आप a³ + b³ का जो फॉर्मूला यूज किए, बिना यूज किए भी आप उसको डिवाइड कर सकते थे cos⁻⁶ थीटा से। तो ये बन गया आपका sec⁴θ, नीचे बन गया आपके पास sec⁴θ -3, एक cos² चला जाएगा, एक बच गया आपके पास 3 tan²θ। अब यहां से आप क्लियरली किसको ले रहे होंगे, tan थीटा को कुछ एज्यूम कर रहे होंगे, लेट्स से tan थीटा को आप y एज्यूम कर रहे हैं। तो यहां से आपके पास इंटीग्रेशन क्या बन गया, i इज इक्वल टू 72/पाई, लिमिट विल चेंज, tan ऑफ 0 इज 0, tan ऑफ पाई/4 इज 1। ये आपके पास हो गया 1 + y², बिलो विल हैव 1 + y² का स्क्वायर -3y² तो ये इंटीग्रेशन आपके पास आ गया 72/पाई। आप इसमें ऊपर नीचे y² से डिवाइड कर लेंगे, तो ये वाला टर्म हो जाएगा आपके पास 1/y² + y। नीचे पहले आप a + b² से ओपन करेंगे, तो एक टर्म y⁴ होता होगा, जो y² से डिवाइड होने पे y² हो गया। एक टर्म आपका 1 रहेगा, तो 1/y² हो गया। और यहाँ से 2y² -3y², ये -y² होगा, डिवाइड होने के बाद ये 1 हो जाएगा। तो ये ऑलजेब्रिक ट्विन पे चला गया। नाउ विल बी यूजिंग समथिंग एज न्यू वेरिएबल सच दैट कि ये उसका डिफरेंशिएशन हो जाए। तो हम लोग y-1/y को u एज्यूम कर लेते हैं। तो डेफिनेटली व्हेन विल डिफरेंशिएट दिस विल गेट द न्यूमरेटर 1 + 1/y² dy इज इक्वल टू du। और जैसे हम इसको स्क्वायर करेंगे, तो हमें मिलेगा y² + 1/y² -2 इज इक्वल टू u², मतलब u² + 2 मिल जाएगा। तो बेनिफिट ऑफ डूइंग दिस इज की पूरी तरह से हम आप u में आ चुके होंगे। दिस, अच्छा यहाँ पे लिमिट आपका 1 चल रहा था, y का लिमिट 1 था, तो 1 रखेंगे यहाँ पे, तो अपर लिमिट अब आपका 0 हो जाएगा, 1 - 1 इज 0। लोअर लिमिट में क्या है, 0 से 1 की हो जा रहा है, तो आपको 0 प्लस रखना पड़ेगा। तो 0 - 1/0 प्लस 1/0 प्लस इज पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव होने की वजह से नेगेटिव इन्फिनिटी हो जाएगा। तो नेगेटिव इन्फिनिटी से 0, दिस विल बी योर du, डिवाइडेड बाय दिस विल बी योर u² + 1। तो 72/पाई इंटू tan इनवर्स u, एंड पुट द लिमिट -इन्फिनिटी से 0। तो यहाँ पे भी आपका आंसर 36 आ जाएगा। तो 36 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन यूजिंग बोथ द मेथड्स। क्या आंसर गिवन था, 36 ही आपका आंसर गिवन है इसका। ABC are in AP and A² 2B² C² are in GP। तो ABC AP में है, इसका मतलब A + C को हम 2B लिख सकते हैं, और A² 2B² C² GP में है, इसका मतलब 2B² के स्क्वायर को हम फर्स्ट इंटू थर्ड A² C² लिख सकते हैं। अगेन A सबसे छोटा है, फॉलोड बाय B एंड C, और A + B + C 1 है। तो A + B + C 1 है, इसका मतलब A + C इक्वल टू 2B आप भी लिखेंगे, तो ये 3B इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और यहाँ से B की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/3। अब आप यहाँ से A² C² इज इक्वल टू लिख सकते हैं
2b² मतलब 2/9 का स्क्वायर। तो AC की दो पॉसिबिलिटीज हो जाएगी, या तो AC 2/9 हो जाएगा, या फिर ये -2/9 हो जाएगा। अब आप कॉमन डिफरेंस को D एज्यूम कर लीजिए। तो A लेस देन B लेस देन C है, इसका मतलब इंक्रीजिंग AP है। तो आप A को 1/3 -D और C को 1/3 +D एज्यूम कर लीजिए, जहाँ पर D एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, देखिए इंक्रीजिंग AP है। देन A इंटू सी को आप क्या लिखेंगे, 1/3 -D इंटू 1/3 +D इज इक्वल टू 2/9, या फिर सेम थिंग इज इक्वल टू -2/9। तो A-B A+B A² - B² हो गया, तो 1/9 -D² इज -2/9। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 1/9 -D² इज इक्वल टू 2/9 करेंगे, तो इस वाले से D² की पॉसिबिलिटीज आ रही है -1/9, जो कि रिजेक्ट हो जाएगा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। और यहाँ से आपके पास D² की वैल्यू आ रही है 3/9, विच इज पॉसिबल। D की वैल्यू हो गई 1/√3। वैसे D² ही रखिए, क्योंकि हमें स्क्वायर में ही फाइनल वैल्यू चाहिए। व्हाट डू वी नीड फाइनली, 9 टाइम्स A² + B² + C²। तो आपको ये वाली पॉसिबिलिटीज लेनी है, इसमें AC इक्वल टू -2/9 है। यहाँ से आप दो चीजें कर सकते हैं। एक मेथड ये कर सकते हैं कि इस वाले में आप 9 इंटू एक ही जगह पे 1/3 -D रख दीजिए का स्क्वायर, प्लस B की तो वैल्यू है ही हमारे पास 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर 1/9, और C में 1/3 +D का होल स्क्वायर। तो A-B का होल स्क्वायर प्लस A+B का होल स्क्वायर, इसमें 2AB वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा 2 टाइम्स A² + B² 1/9 +D², और ये वाला टर्म आपका 1/9 रहेगा ही रहेगा। तो इसको जैसे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो ब्रैकेट से बाहर 1 आ जाएगा। D² की वैल्यू 1/3 है, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 2 इंटू 1/9 + 1/3 +1। तो फर्स्ट टर्म इज 2 एंड सेकेंड टर्म इज 6, थर्ड टर्म इज 1, ये 9 आ गया। या फिर दूसरा आप ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पहुंचने के बाद कि आप A² + C² को लिख लीजिए A+C का होल स्क्वायर -2AC। ये भी कर सकते हैं आप। B² की वैल्यू 1/9 है, A+C आपका 2B था, तो 2B मतलब 2/3 स्क्वायर करेंगे तो 4/9, और AC की पॉसिबिलिटीज आप -2/9 वाला ले रहे हैं। राइट, यहाँ पे आपने देखा कि AC की हम कौन सी पॉसिबिलिटी ले रहे हैं, -2/9 ले रहे हैं, तो -2/9 लेने पे ही आपका +4/9 हो जाएगा। इस तरीके से भी इसका आंसर 9 आ जाएगा। So in both way we'll be getting the answer is 9, यही आपका आंसर है, 9 है इसका आंसर। Let S be the set of first 11 natural numbers। तो set S के अंदर first 11 natural number है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देन हमें क्या बताया जा रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए फाइंड आउट करना है, और ए सेट के अंदर वो सारे सेट्स होंगे जो इस गिवन सेट के सबसेट है। तो बी इज सबसेट ऑफ एस, और दूसरी बात कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो 2 से मोर या फिर इक्वल टू होनी चाहिए, मतलब उसमें 0 या 1 एलिमेंट्स नहीं हो सकते। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी इज इवन। जैसे मैं एक सेट बना लूँ, उसके अंदर एलिमेंट में रख दूं 1 3 5, तो क्या इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो इवन आएगा, नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये वाला जो सबसेट है वो हमें नहीं लेना है इस सेट ए के अंदर। इसको करने का एक तरीका ये हो सकता है कि आप टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकाल लीजिए, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स of this set S। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट इज 2 raised to number of element present in that। तो ये 2048 आ गया। हम लोग वो सारे सेट्स रिमूव कर दें जो फेवरेबल केस को सेटिस्फाई नहीं करते हो। तो प्रोडक्ट इवन तभी होगा जब एटलीस्ट एक नंबर इवन हो जाए। तो इसका उल्टा ये हो गया कि प्रोडक्ट ऑड तब होगा जब सारे नंबर ऑड होंगे। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसेट्स ऑफ ऑड एलिमेंट्स हम लोग ढूंढ लेते हैं, कि वो सारे सबसेट जो ऑड एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं। तो इन 1 से 11 में ऑड नंबर कौन से हो गए, ऑड नंबर आपके हो गए 1 3 5 7 9 11। तो इन सारे एलिमेंट्स के जितने भी सबसेट हो जाएंगे, वो सारे आपके नॉन फेवरेबल में चले जाएंगे। ऐसा आपने एक 1 3 5 लिया था, ये एक नॉन फेवरेबल में चला गया। फिर आपने ले लिया 1 7 11 9, ये भी आपका नॉन फेवरेबल में चला जाएगा। तो ये एक नॉन फेवरेबल हो गया। दूसरा ये भी कंडीशन था कि इसमें दो से ज्यादा एलिमेंट होने चाहिए, तो 0 और 1 नहीं ले सकते। तो 0 लेने का मतलब 5 5 ऑलरेडी इसमें आ चुका है, तो उसको रिजेक्ट नहीं करना है। तो आपको एक वही केस रिजेक्ट करना है जिसमें एक ही एलिमेंट्स हो। तो सबसेट्स हैविंग ओनली वन, उसमें भी ऑड वाले रिजेक्ट नहीं करने, ऑड वाले सारे इसमें आ चुके हैं। और सबसेट्स हैविंग वन इवन एलिमेंट, सिर्फ वो वाले सबसेट रिमूव करने
इसमें एक ही इवन एलिमेंट होगा, वो इस वजह से रिजेक्ट हो रहा है क्योंकि इसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट होने चाहिए, लाइक 2, 4, 6, 8, 10। तो ये भी आप रिजेक्ट करेंगे, तो इनकी कितनी पॉसिबिलिटीज बन जाएगी? पांच पॉसिबिलिटीज बन जाएगी। तो टोटल आंसर विल बी 2048 माइनस 2 रेज टू 6, जो कि आपका 64 है, -5। तो ये आपका आ जाएगा 1979। दैट इज द आंसर गिवन टू अस। दूसरा मेथड ये हो सकता है कि आप केसेस बनाइए, कि केस नंबर 1, कि एन ऑफ बी क्या है आपके पास, दो एलिमेंट है, तो दो से कम तो ले नहीं सकते आप। दो एलिमेंट में आप क्या करेंगे कि कोई भी दो एलिमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, 11C2, माइनस वो वाले केस जिसमें सारे ऑड आते हो, तो 6C2। तो ये हो गया कोई भी दो एलिमेंट, और ये हो गया जो सिर्फ हम ऑड ले रहे हैं उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे दूसरा केस हो जाएगा एन ऑफ बी इज 3, तीन एलिमेंट्स वाले सबसेट। तो इसमें आप क्या करेंगे, 11C3 कोई भी तीन ले लिया, -6C3, सो ऑन तक आप एन वी की वैल्यू कहाँ तक ले जाएंगे, 11 तक ले जाएंगे। तो ये आपका 11C11 हो जाएगा। मतलब 6 वाला जो है वो आपका 6 पे आके स्टॉप हो जाएगा। जैसे आप एन ऑफ बी इक्वल टू 6 लिखेंगे ना, तो 11C6 -6C6, मतलब सारे के सारे आप ऑड ले लिए। बट अगर आप एन ऑफ बी 7 ले रहे हैं, तो आप 7 ऑड तो ले नहीं सकते, कम से कम एक इवन तो रखना पड़ेगा। तो उसमें वो सारे फेवरेबल केस में चले जाएंगे। आपको ऐड क्या करना है, यू नीड टू ऐड, जैसे ये वाला जो मेथड 2 है, इसमें हम लोग सिर्फ फेवरेबल केस ले रहे हैं, मतलब केसेस बना के, और उसमें टोटल माइनस निगेशन कर रहे हैं फर्स्ट मेथड में। तो 11C2, 11C3, सो वन टेन, 11C11, ये आप ऐड करेंगे, और माइनस इधर करेंगे 6C2, 6C3, टू सो वन टिल 6C6। हमें पता होता है सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज 2 रेज टू n। तो इसमें 11 के सारे हैं एक्सेप्ट फर्स्ट एंड टू। तो फर्स्ट जो 11C0 वो नहीं है, और 11C1 वो नहीं है, उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यहाँ पे भी आपका 2 रेज टू 6, और इसमें 6C0 नहीं है और 6C1 नहीं है। तो यहाँ से भी आपको सेम आंसर मिल जाएगा, 1979। तो फाइनल आंसर इसका हो गया आपका 1979। Let P alpha comma beta comma gamma be the point on this line. तो एक लाइन है आपके पास जिसका इक्वेशन आपको गिवन है x -1/2 इज इक्वल टू y प्लस 1/-3 इज इक्वल टू z। नीचे कुछ नहीं है तो नीचे 1 है आपका डिनोमिनेटर में z के। एट अ डिस्टेंस ऑफ 4√14 फ्रॉम द पॉइंट 1 -1 0। तो इसी लाइन पे एक पॉइंट है आपके पास 1 -1 और 0, और इस पॉइंट से 4√14 यूनिट की दूरी पे एक पॉइंट है जिसको P बताया गया है। तो वो इस साइड भी हो सकता है या फिर इस साइड भी हो सकता है। तो किस साइड लेना है आपको, इसके लिए एक और इन्फॉर्मेशन है कि वो वाला लेना है जो नियरर टू ऑरिजिन हो। इन दोनों P में से जो भी और नियरर टू ऑरिजिन होगा, जिसका डिस्टेंस ऑरिजिन से कम होगा, वो वाला ले लेना है आप। देन द शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन इज, फिर हम शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। फर्स्ट लाइन में आपको अल्फा बीटा गामा की रिक्वायरमेंट है, जो यहाँ से P का कोऑर्डिनेट आएगा। तो इसको करने के लिए हम लोग एक चीज ये कर सकते हैं कि जो गिवन लाइन है उस पर एक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ले लीजिए बाई इक्वेटिंग इट टू लैम्डा। और पी का कोऑर्डिनेट लैम्डा के टर्म्स में अब क्या आ जाएगा, 2 लैम्डा + 1 हो गया। देन वाई कोऑर्डिनेट विल बी -3 लैम्डा -1, एंड जेड कोऑर्डिनेट विल बी लैम्डा। इस पॉइंट को मान लीजिए आप ए बोल दीजिए। तो हमको पता है कि ए और पी के बीच की दूरी 4√14 है, चाहे आप लेफ्ट साइड में ए की आए या फिर राइट साइड में आए। तो ये डिस्टेंस आप लगा दीजिए। ए का कोऑर्डिनेट आपको मालूम है, पी का कोऑर्डिनेट अभी जस्ट आपने लैम्डा के टर्म्स में लिखा है। तो आप क्या करेंगे कि AP² इज इक्वल टू 4√14 का स्क्वायर कर देंगे आप। तो लेट्स यूज डिस्टेंस फार्मूला, x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो 2 लैम्डा + 1 - 1, मतलब 2 लैम्डा का होल स्क्वायर, प्लस -3 लैम्डा -1 और -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 लैम्डा का स्क्वायर प्लस लैम्डा -0, तो लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 4² 16 और √14 का स्क्वायर 14। ये कितना बन रहा है, 4 + 9 13 + 1 14, 14 ही बन रहा है। तो 14 लैम्डा² इज इक्वल टू 16 × 14। तो 14 दोनों साइड से कैंसिल कर दीजिए। लैम्डा की दो पॉसिबिलिटीज +-4 आ रही है। तो अगर आप 4 लेंगे, लैम्डा की वैल्यू 4 लेंगे, तो क्या बनेगा, ये 9 बन गया, -13 बन गया और 4 बन गया। एक पॉसिबिलिटीज बन गई 9, -13 और 4। और दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या बन सकती है, जब आप -4 लेंगे, तो -4 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -7 एंड 12 -1 11 एंड -4। अब इसमें से कौन सा ओरिजिन के नजदीक है, तो
तो आप ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों जगह पे जेड कोऑर्डिनेट का मॉडुलस वैल्यू तो सेम है। तो जब आप डिस्टेंस निकालेंगे ओरिजिन से, मान लीजिए ओरिजिन ओ है, तो इस केस में आपका √9² प्लस 13² प्लस 4² आएगा। मतलब आपको इवेलुएट करने की जरूरत भी नहीं है, क्लियरली दिख रहा है कि सेकंड वाले केस में मिनिमम है, क्योंकि थर्ड पार्ट तो सेम है 4, और फर्स्ट पार्ट जो है वो 7 और 11 है, यहाँ पे जो 9 और 13 से करस्पॉन्डिंगली छोटा है, तो आपको यही वाला लेना है, ये वाला नहीं लेना है। अब इस पॉइंट पी तक पहुंचने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि अगर आपको पता है कि किसी लाइन पे आर यूनिट के डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लेना है, तो आप उसको ऐसे भी ले सकते हैं कि x1 यूनिट से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लेंगे तो x1 प्लस माइनस आर कॉस अल्फा, y1 प्लस माइनस आर कॉस बीटा, एंड z1 प्लस माइनस आर कॉस गामा हो जाता है, जहाँ पे कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन हो जाता है, एंड आर इज द डिस्टेंस विच यू वांट टू ट्रेवल, जो कि आप 2D में लाइन के अलॉन्ग भी लेते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन, x1 प्लस माइनस आर कॉस थीटा, y1 प्लस माइनस आर साइन थीटा। तो उसी चीज का एक्सटेंडेड वर्जन है ये। तो आर यूनिट के डिस्टेंस पे आप जा रहे हैं, आर आपको पता है 4√14, इस लाइन का डीसी पता है क्या? हाँ, डी आर पता है 2 - 3 1। तो इस लाइन का डीसी हो जाएगा जब आप यूनिट वेक्टर लेंगे इसके अलॉन्ग, तो 2/√14, 2/√14 -3/√14 एंड 1/√14। तो आप इस डीसी को कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा की जगह पे रख दीजिए, और आर की जगह पे 4√14 रख दीजिए। और ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपने क्या ले रखा था? ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपके पास था 1, तो x1 की वैल्यू हो गई 1। y1 की जगह पे आप क्या लिख रहे होंगे? -1। और z1 की जगह पे आप लिख रहे होंगे 0। आर की जगह पे हर जगह पे आप 4√14 रख रहे होंगे, 4√14 4√14। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा जस्ट आपने अभी निकाला है डीसी। तो डीसी क्या निकाला है? डीसी आपने निकाला है 2/√14 -1/√14, एंड लास्ट वन वॉज कितना था ये, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। -3 था। अच्छा, 2 - 3 एंड 1, तो यहाँ पे आप -3 रख लीजिए। द सेकेंड वॉज -3 एंड लास्ट वन वॉज 1। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो आपको अगेन यही दो पॉसिबिलिटीज मिलेगी। फर्स्ट वन इज व्हेन यू आर राइटिंग 2 × 4 8, 1 + 8 = 9, और दूसरा 1 - 8 - 7। फिर -1, अभी ये चीज नेगेटिव है, तो यहाँ पे आपका -1 -12 हो जाएगा, -13, और यहाँ पे +12 हो जाएगा, तो 11 हो गया। और यहाँ पे ये तो 0 है, तो +-4 हो जाएगा, पहले वाले में प्लस ले रहे हैं तो ये 4, यहाँ पे माइनस। आपको ये वाला पॉइंट लेना है क्योंकि ये नियरर टू ऑरिजिन है। तो इससे आपको अल्फा बीटा गामा मिल गया। अब जो दो लाइन है उसका इक्वेशन क्या क्या है आपके पास? पहला लाइन है आपके पास x - अल्फा y - बीटा z - गामा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 1 2 3। तो इसके एक बार हम लोग लिख लेते हैं कि L1 क्या हो गया आपके पास, L2 क्या हो गया, देन विल फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू स्क्यू लाइंस। तो L1 इज x + 7/1 y - 11/2 एंड z + 4/3। देन L2 आपके पास क्या था? लेट्स चेक कि L2 हमारे पास क्या गिवन है, व्हाट इज द सेकंड लाइन? सेकंड लाइन इज x + 5/2 y - 10/1 एंड z - 3/1। तो इसको भी एक बार लिख लेते हैं। तो लाइन L2 इज x + 5/2 y - 10/1 एंड z - 3/1। अब हमें सॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला पता होता है। सॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन इज डिफाइंड एज a2 - a1 b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। a2 - a1 डॉट विथ, डॉट है यहाँ पे, डॉट विथ b1 क्रॉस b2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। तो यहाँ पे a1 a2 b1 b2 क्या है? a1 a2 आर द पॉइंट्स ऑन दीज लाइंस। जैसे आप a1 को ले सकते हैं -7 11 एंड -4। देन a2 क्या हो गया? सेकेंड लाइन पे पॉइंट है जो कि आपका है -5 10 एंड 3। b1 क्या है? b1 इज द dr ऑफ द फर्स्ट लाइन, और B2 इज द dr ऑफ सेकेंड लाइन। तो सबसे पहले हम B1 क्रॉस B2 ही निकाल लेते हैं। तो dr ऑफ फर्स्ट लाइन इज द डिनोमिनेटर पार्ट, प्रोवाइडेड एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट यूनिटी हो, जो कि है यहाँ पे। और दूसरे केस में भी एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट यूनिटी है, तो 2 1 1 हो गया। तो लेट्स इवेलुएट दिस। ये आपका -1 हो गया फॉर द फर्स्ट कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट आपके पास हो गया -5, इट विल चेंज टू 5, एंड द लास्ट वन इज 1 -4 -3। तो ये आपका B1 क्रॉस B2 हो गया। यहाँ पे आप रख देंगे B1 क्रॉस B2। और A1 - A2 या A2 - A1, दोनों में से कोई एक ले लीजिए। तो A2 - A1 आपके पास कितना आ जाएगा? ये आ गया आपके पास 2 -1 एंड 7। तो 2 - 1 7 का हम डॉट ले लेंगे यहाँ पे। तो शॉर्टेज डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? नीचे आपका इसका मैग्नीट्यूड है विच इज 1 + 25 + 9। ऊपर आपका हो जाएगा A2 - A1 विच इज 2 - 1 7 डॉट विथ -1 5 एंड
-3। लेट्स एवेलुएट दिस, देखते हैं ये कितना आता है। तो 2 × -1 -2, देन -5, देन -21 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ, ये कितना हो जाएगा 35, और मॉडुलस तो है ही इसका। तो ऊपर आपके पास आ रहा है 23 + 5, 28, 28/√35। तो आई थिंक अगर ऐसा ऑप्शन गिवन है तो यही हो जाएगा, अदरवाइज हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 28/√35 नहीं, हर जगह पे ऑप्शन में 4 या 2 या 7 बाहर है, और रूट के अंदर 5/7 ऐसे करके कुछ है। हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 28 को हम लोग 4 × 7 लिख लेते हैं, और नीचे वाले को √5 × √7 कर देते हैं। तो एक √7 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारे पास बचेगा 4 × √7/5। तो मेरे हिसाब से ये एक ऑप्शन में था, 4 × √7/5 is present in option B, तो ऑप्शन B is the right answer for this question. लेट f1 to ∞ to r, f फंक्शन का डोमेन 1 से इन्फिनिटी, एक कोडोमेन r है, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। और हमें एक इक्वेशन गिवन है, 6 × 1 to x f(t)dt इज इक्वल टू 3x(f(x) प्लस x³ -4। तो जब भी हमारे पास लिमिट ऐसा रहता है 1 to x या 2 to x, तो हम x की वैल्यू यहाँ पे 1 रख देते हैं, ताकि हमें ये इंटीग्रेशन 1 से 1 0 हो जाए और f(1) की वैल्यू मिल जाए, जो आगे चल के आपको हेल्प करेगा। तो जैसे ही आप x की वैल्यू 1 रख रहे हैं, तो आपको क्या मिलता है, 0 इस साइड में मिलता है, 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको 3f1 - 3 मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि 3f1, f3 नहीं, 3f1, x की वैल्यू 1 रखते हैं, -3 मिलता है। तो f(1) की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 1 आ रही है। मे बी ये आपको हेल्प करे आगे चल के। देन ये बताया जा रहा है कि आपके पास f(2 - f(3) की वैल्यू चाहिए। तो लेट्स डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, ताकि हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकें और फिर उसको सॉल्व कर सकें। तो जैसे हम इस पार्ट को डिफरेंशिएट कर रहे होंगे, हम न्यूटन लिबनीज रूल यूज कर रहे होंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब न्यूटन लिबनीज रूल। इसमें हम क्या करते हैं, ये जो आपका एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है उसकी जगह पे हम अपर लिमिट रखते हैं। तो ये हो गया आपका 6f(x) हो गया, एंड अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया आपके पास, माइनस लोअर लिमिट कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, इज इक्वल टू, इस दिस साइड वी विल डिफरेंशिएट यूजिंग प्रोडक्ट रूल फॉर द फर्स्ट टर्म। तो x का डिफरेंशिएशन किया तो 1, और जब f(x) का डिफरेंशिएशन किया तो f'(x), और 3x² का मतलब x³ का डिफरेंशिएशन 3x² हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनता हुआ दिख रहा है। और इसको कन्वेंशनल डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा बनाने के लिए f(x) को हम y बोल देते हैं, और f'(x) डेफिनेटली आपका dy/dx हो जाएगा। तो जिस तरह से हम डिफरेंशियल इक्वेशन देखते आए हैं, उस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन हमें देखने लगेगा। 3 थ्रू आउट आप कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ से ये हो गया 2y इज इक्वल टू y प्लस x dy/dx प्लस 3x²। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, ये y बन जाएगा बेसिकली। तो y -x dy/dx इज इक्वल टू, अच्छा ये 3 में यहाँ से चला जाएगा, x² ही बचेगा, इज इक्वल टू x²। तो इसको करने का एक तरीका ये हो सकता है कि आप एग्जैक्ट की ओर सोचें, और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की सोचें। अगर आप एग्जैक्ट सोचेंगे तो आप क्या कर रहे होंगे, आप लिख रहे होंगे यहाँ से y dx -x dy बाई x² इज इक्वल टू dx। अब आपको यहाँ से ये सोचना है कि क्या ये डिफरेंशिएशन ऑफ y/x है या उसका नेगेटिव है। तो क्वेश्चन रूल से आप सोचिए, अगर d ऑफ y/x लिखेंगे तो क्वेश्चन रूल से, u/v रूल से इसको x dy लिख रहा हूँ, तो ये इसका नेगेटिव है बेसिकली। तो नेगेटिव ऑफ d ऑफ y/x है, और दिस साइड यू हैव dx, तो आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा नेगेटिव y/x इज इक्वल टू x प्लस सी। यहाँ से y की वैल्यू हो गई हमारे पास -x² प्लस cx, या -cx भी लिख सकते हैं आप, c तो कांस्टेंट है। अब y(1) की वैल्यू कितनी है हमारे पास, f(1) की वैल्यू हमारे पास 1 है। f(1) का मतलब 1 होने का मतलब x इज 1, y इज 1, क्योंकि y ही तो आपका f(x) है ना। तो आप क्या कर रहे होंगे, 1 इज इक्वल टू -1 माइनस सी कर रहे होंगे, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। तो y की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, -x² प्लस 2x आ गया आपके पास। अब आपको निकालना क्या है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f(2 - f(3)। तो यही आपका f(x) है, f(x) को ही आपने y माना था। तो f(2 - f(3) आपको फाइंड आउट करना है। तो 2 रखने पे वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2, और 3 रखने पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3 का स्क्वायर प्लस 2 × 3। तो ये वाला टर्म तो पूरी तरह से कैंसिल हो गया, -4 + 4, यहाँ पे आपका माइनस ऑफ -3 3 आ गया, तो 3 इसका आंसर हो गया आपके पास।
और 3 ही इसका आंसर गिवन है विच इज प्रेजेंट इन ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब मैं दूसरा मेथड यहाँ पे बोल रहा था कि आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं फॉर सॉल्विंग दिस। तो अगर आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यूज कर रहे होंगे तो आप क्या कर रहे होंगे, डी आई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्मेट में लिख रहे होंगे, है ना। तो उसको रीअरेंज करेंगे तो डी आई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा, जो कि आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट से मैच कर रहा है। इस तरह का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू होती है ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। पी क्या है यहाँ पे, पी इज माइनस वन बाई एक्स, तो ई रेस टू माइनस वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन डीएक्स। तो ये कितना हो जाएगा, वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स, तो ई रेस टू माइनस लॉग एक्स। मॉड होता है बट चूंकि आप देखेंगे तो एक्स की वैल्यू वन से बड़ी गिवन है, पॉजिटिव है, तो आप मॉड को हटा सकते हैं, तो ये वन बाई एक्स आ गया। सॉल्यूशन में आप यूज कर लीजिए, तो y इंटू वन बाई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स इंटू वन बाई एक्स इज माइनस वन, तो माइनस डी एक्स हो गया। तो यहाँ से भी एग्जैक्टली आपको सेम ही चीज मिल रहा है कि y बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। यही चीज आपने वहां पे भी लिखा था, y बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। अच्छा, उसमें आपने नेगेटिव इधर रखा था तो दूसरे फॉर्मेट का है, बट ऑलमोस्ट सेम ही चीज होगा। जब आप c की वैल्यू निकालेंगे तो आपको फाइनली यही मिलेगा और आगे का प्रोसेस फिर सेम रहेगा। तो इसका आंसर फिर क्या हो गया, 3 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विच इज प्रेजेंट इन ऑप्शन डी। इफ मैट्रिक्स ए इज गिवन टू अस, इसमें आपके एंट्रीज जो है वो 2 3 3 5 है। देन द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए रेस टू 2025 माइनस 3 ए रेस टू 2024 प्लस ए रेस टू 2023। तो आप ए रेस टू 2023 कॉमन ले लीजिए, आपके पास बचेगा ए स्क्वायर माइनस 3 ए प्लस वन। वन को हम लोग आई लिख देते हैं फॉर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो ये आई हो गया आपका। अब आपको इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू चाहिए, यू नीड द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ दिस। डिटर्मिनेंट वैल्यू स्प्लिट करता है मल्टीप्लिकेशन में, तो ये आपका हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू 2023 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 3 ए प्लस आई। फिर हमें ये भी पता होता है कि अच्छा, यहाँ पे दो प्रॉपर्टी हमने यूज की, एक तो डिटर्मिनेंट स्प्लिट करता है, ये हमने ऑलरेडी यूज कर लिया, पर भी मैं लिख देता हूँ ये यूज किया। दूसरा डिटर्मिनेंट ऑफ पी रेस टू एन एस, डिटर्मिनेंट ऑफ पी होल रेस टू है, वो भी सेम चीज है कि डिटर्मिनेंट स्प्लिट करता है मल्टीप्लिकेशन में। तो ये जो पावर ये बाहर आ जाएगी आपकी, ये होगी आपका डिटर्मिनेंट ए रेस टू 2023 मल्टीप्लाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 3 ए प्लस आई। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं यहाँ से। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, 2 इंटू 5 10 माइनस 3 इंटू 3 9, तो ये वन होगी। तो ये वाला पार्ट आपका वन रेस टू 2023 मतलब वन हो गया। आपके पास बच रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 3 ए प्लस आई। अब यहाँ से आपके पास दो चॉइस हो सकती है, या तो आप ए स्क्वायर निकाल लीजिए माइनस 3 ए प्लस आई कर दीजिए, जो आपका मैट्रिक्स बने उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लीजिए। तो वो हम कर सकते हैं, बिल्कुल वो करेंगे हम लोग। दूसरा ये हो सकता है कि आप कैले हैमिल्टन थ्योरम यूज करिए, एंड दैट सेज कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए satisfies its characteristics equation which is determinant value of a minus lambda I equal to 0। तो लैम्डा में जो इक्वेशन बनता है उसको हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं, और एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज दिस। और जो लैम्डा की वैल्यू आती है वो आइजन वैल्यू बोलते हैं। तो किसी भी सेकंड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, सेकंड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होता है वो इस तरह का होता है, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए टाइम्स ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इज इक्वल टू 0। मतलब सम ऑफ आइजन वैल्यूज इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल द आइजन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इस गिवन क्वेश्चन के लिए हमारे पास ट्रेस ऑफ ए कितना है, आप देख पा रहे हैं डिटर्मिनेंट का जो डायगोनल एंट्रीज है वो 2 और 5 है, तो आपका ट्रेस 7 हो गया, और डिटर्मिनेंट आपने निकाल के रखा है ये वो 1 हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस 7 ए प्लस 1 इंटू आई इज इक्वल टू 0। आपको चाहिए क्या यूनिट, ए स्क्वायर माइनस 3 ए प्लस आई। तो क्लियरली आप यहाँ से बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस 3 ए प्लस आई इज इक्वल टू 4 ए। तो आपको 4 ए का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो इसकी वैल्यू हो गई डिटर्मिनेंट ऑफ 4 ए। हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए कैन बी रिटन एज के रेस टू एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ए का ऑर्डर क्या है, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कितना, 2 है, तो ये आपका हो जाएगा 4 स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कई बार हमें लगता है कि ऑर्डर हमेशा 3 ही लेना है, क्योंकि जनरली क्वेश्चन थर्ड ऑर्डर के आते हैं, बट ऐसा नहीं है। ऑर्डर जो है आपको वही लेना है। अगर के रेस टू 2 करना है आपको तो 2 करना पड़ेगा, और डिटर्मिनेंट ए आपकी 1 है, तो 16 इसका आंसर हो गया। तो 16 इज प्रेजेंट इन ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दूसरा ये हो सकता था कि जब आप पहुंच चुके हैं इस स्टेप तक कि ए स्क्वायर माइनस 3 ए प्लस आई का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है, तो आप ए स्क्वायर निकाल भी सकते हैं। किसी भी सेकेंड ऑर्डर का स्क्वायर निकालना बहुत मुश्किल तो है नहीं हमारे पास। तो ये मैट्रिक्स आपके पास क्या है, 2 3 3 5 है,
इसको आपको 2335 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो लेट्स डू दैट। 2335 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 4 + 9 13 हो गया, देन 6 + 15 21 हो गया, अगेन यू हैव 6 + 15 21 हो गया, एंड एट द एंड यू हैव 9 + 25 34 हो गया। तो ये आपके पास ए स्क्वायर हो गया, -3a + i ही तो करना है, तो a² - 3a + i कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट विल बी 13 - 3 × a विच इज 6, तो 13 - 6 + 1 ये आपका 8 हो जाएगा। The next element is 21 - 9 which is 12 + 0, तो ये आपका 12 ही रह गया। सिमिलरली ये भी आपका 12 हो जाएगा, और लास्ट एलिमेंट इज आपका कितना हो जाएगा, 34 - 15 + 1, तो ये आपका हो जाएगा 20। तो आप इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू अब निकाल लीजिए, क्योंकि इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू तो चाहिए आपको। तो ये 8 × 20 160 -12 × 12 144, तो 16 आपका आंसर हो गया दोनों ही मेथड से। जहां तक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात है, तो अगर कोई थर्ड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, थर्ड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस बनता है वो इस तरह का होता है, a³ माइनस ट्रेस ऑफ a इंटू ए स्क्वायर। ट्रेस ऑफ ए तो ये रहेगा ही रहेगा, क्योंकि सम ऑफ आइजन वैल्यूज तो ट्रेस ऑफ ए रहता ही रहता है, तो सम ऑफ रूट की वजह से ये रहेगा। और आपका डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई ये भी रहेगा। लेकिन जो सम ऑफ आइजन वैल्यूज टेकन टू एट ए टाइम होता है वो होता है ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ए इंटू ए माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इक्वल टू 0 फॉर एनी थर्ड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है। इस क्वेश्चन में तो जरूरत नहीं है, बट किसी दिन किसी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट हो तो हम उसको यूज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इसका आंसर 16 हो गया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट ABC be an equilateral triangle with orthocenter at the origin। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसमें ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, इन सेंटर सारे कोइंसाइड करते हैं। एक सेंटर तो खैर बाहर होगा तो वो नहीं कोइंसाइड करेगा, रिमेनिंग 4 सेंटर्स कोइंसाइड्स। और ऑर्थो सेंटर इसका ओरिजिन है। एक साइड है जो x + 2√2y = 4 पे लाई कर रहा है, वो साइड BC है। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स A इज अल्फा बीटा, देन द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हमें निकालनी है स्टेप फंक्शन, इसकी मॉड ऑफ अल्फा + √2 बीटा की। तो लास्ट में हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेना है, स्टेप फंक्शन लेना है, वो हमें याद रखना है। तो लेट्स स्टार्ट। अभी मेथड 1 इसमें ये हो सकता है, या उसके पहले हम लोग एक कॉमन निकाल लेते हैं जो सारे मेथड में रिक्वायर्ड होगी, कि ये पहले आपका ऑर्थो सेंटर है, जिसको हम सेंट्रॉइड भी बोलेंगे इस ट्रायंगल में, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और ये मीडियन भी हो जाएगा, ऑल्टीट्यूड भी हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर भी हो जाएगा, और साइड बाइसेक्टर भी हो जाएगा। इस मीडियन को हम AD बोल देते हैं। तो H जो कि सेंट्रॉइड है और ऑर्थो सेंटर भी है, उसका कोऑर्डिनेट आपका ओरिजिन गिवन है इस क्वेश्चन में। तो मेथड 1 में हम लोग क्या कर लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं H का D से। तो H का D से डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। तो आप इस ओरिजिन का इस पॉइंट से डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो आप x और y की जगह पे ओरिजिन रखेंगे, -4 डिवाइड बाई रूट ऑफ x का ऑप्शन स्क्वायर प्लस y का ऑप्शन स्क्वायर, तो ये 4/3 आ जाएगा। अब आपको H से A की तरफ जाना है, एंड वी नो दैट कि AH जो डिस्टेंस है वो आपका 2 टाइम्स ऑफ HD होगा, तो ये 8/3 हो जाएगा, बिकॉज सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। तो इस वजह से AH डिस्टेंस आ गया। आपको H पॉइंट से जाना है R यूनिट के डिस्टेंस पे, जो कि 8/3 है। ये मान लीजिए अगर R यूनिट के डिस्टेंस आपको जाना है, तो ओरिजिन से R यूनिट के डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, A cos थीटा, R cos थीटा एंड R sin थीटा। तो ये जो अल्फा बीटा है ये आपका हो गया R cos थीटा एंड R sin थीटा। इस समय थीटा क्या होगा, थीटा वही एंगल है जिसके लिए tan थीटा इस लाइन का स्लोप होता है। तो व्हाट इज स्लोप ऑफ दिस लाइन BC। स्लोप ऑफ दिस लाइन BC इज, BC का इक्वेशन आपको गिवन है, तो नेगेटिव x कोएफिशिएंट बाई y कोएफिशिएंट, या फिर आप dy/dx या फिर y = mx + c फॉर्मेट में लिख के कंपेयर भी कर सकते हैं। तो अगर स्लोप ऑफ BC हमें मालूम है, तो स्लोप ऑफ AH भी हमें मालूम है, जो स्लोप ऑफ AD है, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो दिस इज 2√2। तो यही जो tan थीटा है वो 2√2 हो गया इस समय। तो tan थीटा 2√2 है, इसका मतलब cos थीटा विल बी इक्वल टू 1/3 एंड sin थीटा इज इक्वल टू 2√2/3, बिकॉज थीटा इज एंगल ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। थीटा जो हम लेते हैं वो 0 से 180 लेते हैं, और tan थीटा पॉजिटिव आया तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 का रखना है। तो व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। अच्छा, हम R यूनिट ऊपर भी जा सकते हैं, R यूनिट नीचे भी जा सकते हैं। दिस नीड नॉट बी अ वर्टिकल लाइन, में R यूनिट एक तरफ जा सकते हैं, R यूनिट दूसरी तरफ जा सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं आप। ये प्लस माइनस R cos थीटा प्लस माइनस R sin थीटा हो जाएगा, बट एट द एंड हमें मॉड लेना है तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पेसिफिक वैल्यू कभी चाहिए होगा तो वो भी हम निकाल सकते होंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि हमें ऊपर जाना है या नीचे जाना है, मतलब दिस साइड या दिस साइड, इट विल
मैटर की ए और एच जो है वो सेम साइड ऑफ बी सी होगा, उस हिसाब से हम निकाल सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे आर आपका क्या हो गया, आर एस 8/3। तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, +-8/3 इंटू कॉस थीटा विच इज 1/3, एंड +-8/3 इंटू साइन थीटा विच इज 2√2/3। तो ये आपका कोऑर्डिनेट आ रहा है +-8/9 एंड +-16√2/9। आपको कौन सा लेना चाहिए था, वैसे मॉड में है तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। इफ यू नीड द वैल्यू ऑफ GIF ऑफ मॉड ऑफ अल्फा प्लस रूट टू बीटा, तो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस कि प्लस वाला ले या माइनस वाला ले, ये दोनों केस में मॉडुलस तो सेम ही आंसर देगा। तो 8/9 हो जाएगा, प्लस दिस विल बी √2 मल्टीप्लाई तो 32/9। 40/9 का GIF, 40/9 इज 4.4 रेकरिंग, तो उसका GIF लेंगे तो 4 हो जाएगा। बट अगर आपको ये जानना ही है कि प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, तो हम इस बात पे जाएंगे कि ए एंड एच जो है वो सेम साइड ऑफ बी सी लाई करेगा। तो जैसे आप ए के पॉइंट को यहाँ पे रखेंगे ना, तो वो सेम साइन ऑफ एच देना चाहिए। ऑरिजिन रखने पे नेगेटिव दे रहा है, तो इसका मतलब एच भी आपको नेगेटिव देना चाहिए। तो आप यहाँ पे नेगेटिव साइन लेंगे दोनों जगह पे, तभी आपको ये ए का एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट मिलेगा। हालांकि जो फाइंड आउट करना था उसमें प्लस और माइनस दोनों में से कुछ भी लेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। और मेथड 2 यहाँ पे ये हो सकता है कि जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जो सेंट्रोइड होता है मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो ए हमारे पास अल्फा बीटा है, और सेंट्रोइड जो कि आपका ऑर्थो सेंटर भी है वो ओरिजिन है। तो यहाँ से डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा हमारे पास। तो डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप डायरेक्टली लिख सकते हैं -α/2 -β/2। अगर दिक्कत है तो आप सेक्शन फॉर्मूला मान लीजिए, एच के इसको पहले एज्यूम कर लीजिए, देन यूज द सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला से आप लिख रहे होंगे 2h + α/3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -α/2, एंड सिमिलरली आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी -β/2। तो ये जो पॉइंट डी है -α/2 -β/2, ये किस पे लाई करेगा, ये इक्वेशन ऑफ BC पे लाई करेगा, डी लाइज ऑन BC। तो ये आपका सेटिस्फाई करेगा x + 2√2y इज इक्वल टू 4 को। तो जैसे ही आप यहाँ पे सब रखेंगे तो आपको मिल जाएगा α + 2√2β इज इक्वल टू 4 × 2 -8, क्योंकि इस साइड में नेगेटिव, आप नेगेटिव कॉमन लेके उस साइड ट्रांसपोज कर रहे हैं। तो ये एक इक्वेशन मिल गया। दूसरा इक्वेशन जो हमें स्टार्टिंग में मिला हुआ था कि स्लोप ऑफ AH जो है वो 2√2 है। तो AH का स्लोप आप कैसे लिखते हैं, ए और एच दोनों का ही कोऑर्डिनेट आपको मालूम है, तो y2 - y1/x2 - x1 लिख सकते हैं आप। तो यहाँ से आप इसको कंपेयर करेंगे β/α, तो एक रिलेशन आपके पास आ चुका है, बीटा इज इक्वल टू 2√2α। तो बीटा इक्वल टू 2√2α जैसे ही आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिल जाएगा α + 8α इज इक्वल टू -8। दैट गिव्स यू α इज इक्वल टू -8/9। एग्जैक्टली सेम जो आपका यहाँ पे भी आ रहा था, -8/9। तो आपको फाइंड आउट क्या करना था, मॉड ऑफ अल्फा प्लस √2 बीटा का GIF। तो आप क्या करेंगे कि अल्फा की वैल्यू ही रखेंगे फाइनली, बीटा की जगह पे आप 2√2, अल्फा जो आपका जस्ट आया है वो आप रख दीजिए। तो इसका GIF भी लेना है आपको। तो बेसिकली यू आर फाइंडिंग 9 अल्फा, अच्छा ये 4 अल्फा हो जाएगा, सॉरी। √2 × 2√2 इज 4, ये 2√2 × 2√2 नहीं है। तो 5 अल्फा के मॉड का GIF लेना है। तो दैट वे ऑल्सो यू आर फाइंडिंग द GIF ऑफ 40/9, तो 4 हो गया। तो ये दूसरा मेथड हो सकता है। तीसरा मेथड आप ये कर सकते हैं कि मान लीजिए कि बी और सी का जो कोऑर्डिनेट है, बी का कोऑर्डिनेट आप x1 y1 मान लीजिए, और सी का कोऑर्डिनेट आप x2 y2 मान लीजिए। और हमें पता है कि सेंट्रोइड जो है वो आपका ओरिजिन है। तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या होता है, सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बाय 3, x1 + x2 + x3। x3 की जगह पे आप अल्फा लिख लो, क्योंकि वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट आपको मालूम है। बाई 3 = 0, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट में लिखेंगे तो y1 + y2 + बीटा इज इक्वल टू 0। अब ये बी और सी का जो कोऑर्डिनेट आपने माना है, x1 y1 एंड x2 y2, ये आपके कहाँ लाई करेंगे, ये अगेन साइड BC पे लाई करेंगे। तो दिस लाइज ऑन x + 2√2, y इज इक्वल टू 4। तो x1 y1 इसको सेटिस्फाई करेगा। लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अगर आप ऐसा करते हैं कि 1 प्लस सेकेंड इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाई 2√2, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x1 + 2√2y1 प्लस x2 + 2√2y2 प्लस अल्फा + 2√2 बीटा इज इक्वल टू 0। नाउ x1 y1 लाइज ऑन दिस लाइन। तो जैसे आप वहां पे सेटिस्फाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, एंड यू विल गेट अल्फा + 2√2 बीटा इज इक्वल टू -8। तो एक बार फिर से आपको वही इक्वेशन आ रहा है, अल्फा + 2√2 बीटा इक्वल टू -8। उसके बाद का प्रोसेस आपका सेम रहेगा। ठीक है, एक मेथड आप और यूज कर सकते हैं आप चाहें तो। ये मेथड ऐसा हो जाएगा कि HD आपके पास आ ही चुका था,
4/3। तो ईडी डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपके पास? ईडी विल बी 4। तो मेथड 4 में आप ऐसा कर सकते हैं कि ईडी डिस्टेंस विथ यू इज 3 टाइम्स ऑफ एच डी डिस्टेंस विच इज 4। अब ए का कोऑर्डिनेट आपको मालूम है अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा का आपको डिस्टेंस किससे निकालना है? उस लाइन से। तो अगेन यू विल बी यूजिंग डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो अल्फा प्लस 2√2 बीटा माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से आपके पास आ रहा है मॉड ऑफ अल्फा प्लस 2√2 बीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 12। तो अल्फा प्लस 2√2 बीटा माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 12। तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज बन रही है आपके पास कि अल्फा प्लस 2√2 बीटा की वैल्यू या तो आपके पास 16 हो जाएगी या फिर आपके पास -8 आ जाएगी। और स्टार्टिंग में आपके पास स्लोप वाले रिलेशन से क्या आ चुका था? बीटा इज इक्वल टू 2√2 अल्फा आ चुका था। तो जैसे आप बीटा इक्वल टू 2√2 अल्फा यहाँ पे रखेंगे तो आपके पास 9 अल्फा इज इक्वल टू 16 और -8 हो जाएगा। तो अल्फा की दो पॉसिबिलिटीज बनेगी, -8/9 या फिर 16/9। तो दो मेथड में आप देख रहे हैं कि दो पॉसिबिलिटीज बन रही है। आपको इस बेसिस पे रिजेक्ट करना है। किस बेसिस पे रिजेक्ट करना है? कि ये जो पॉइंट है आपके ए और एच, दिस मस्ट लाई ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी। तो इस बेसिस पे आपको रिजेक्ट करना है मेथड 1 में और मेथड 4 में। मेथड 2 और मेथड 3 में हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी आ रही है। एक और चीज आप कर सकते हैं कि ये जो ए एच डिस्टेंस है ना, आप इसको डिस्टेंस फॉर्मूला से भी इक्वेट कर सकते हैं। बट इट विल बी काइंड ऑफ मेथड 1, क्योंकि जो आपके पास रिलेशन मिलेगा अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर इक्वल टू ए एच का डिस्टेंस डिड 8/3 का होल स्क्वायर। तो इस सर्कल पे पॉइंट जो आप लेंगे ना, वो आर कॉस थीटा आर साइन थीटा ही लेंगे। और आर की वैल्यू आपकी 8/3 ही है। तो मेथड 1 एंड ये जो मेथड अगर आप सोच रहे हैं कि एज का डिस्टेंस कंपेयर करें मेथड 5 वुड बी सेम। तो इन ऑल फोर मेथड्स वी आर गेटिंग आंसर एज 4 विच इज ऑप्शन बी। Let the set of all the cubic polynomial x cube plus ax square plus bx plus c, where abc are natural numbers and they are less than equal to 20। तो abc तीनों नेचुरल नंबर हैं और वो लेस देन इक्वल टू 20 हैं। और आपको नंबर ऑफ पॉलिनोमियल इन एस निकालना है विच आर डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो इसका एक मेथड ये हो सकता है कि चूंकि ये पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स क्यूब नहीं, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, लीडिंग ऑप्शन इसका 1 है, ये डिविजिबल है एक्स स्क्वायर प्लस 2 से। तो कोई भी पॉलिनोमियल अगर दूसरी पॉलिनोमियल से डिविजिबल है तो इसके जितने भी रूट्स होंगे वो इसके भी रूट्स होंगे। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स क्या हैं? जैसे आप इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो x की दो वैल्यू आ जाएगी विच आर प्लस माइनस √2 आयोटा, ये इमेजिनरी वैल्यूज है। और हमें पता भी होता है कि इमेजिनरी रूट्स पेयर में अकर करते हैं अगर सारे कोएफिशिएंट आपके रियल हैं। तो नेचुरल नंबर तो रियल होते ही हैं, तो दोनों ही रूट्स यहाँ पे अकर करेंगे। और दोनों में से कोई एक आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, लेट से x इक्वल टू √2 आयोटा आप इस क्यूबिक में लाके सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो आपको क्या मिलेगा? 2√2 आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा हो जाता है, तो माइनस आयोटा प्लस ए आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाता है, तो माइनस कर दीजिए -2a, देन प्लस b√2 आयोटा प्लस c इक्वल टू 0। अब आप रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों तरफ कंपेयर कर दीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होते हैं। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो रियल पार्ट इसका क्या हो गया? c-2a, दैट इज इक्वल टू 0। एंड इमेजिनरी पार्ट इसका क्या हो गया? जो आयोटा के कॉफिशिएंट है दैट इज, अच्छा ये 2√2 होगा, बाय मिस्टेक आई रोट इट एज 2√3, क्योंकि √2 का क्यूब करेंगे तो 2√2 होगा। तो यहाँ से आप इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करेंगे तो आप लिख रहे होंगे b इज इक्वल टू 2। तो b की वैल्यू आपकी 2 फिक्स हो गई। अब c जो है वो a पर डिपेंड करेगा, c की वैल्यू 2a हो गई। अब आप a की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं? तो a की वैल्यू आप 1 2 3 सो 1 टिल 10 तक ले सकते हैं, क्योंकि ये ए बी सी जो है वो तीनों नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 20 है ना। तो आप a की वैल्यू 10 लेंगे तभी वो c की वैल्यू 20 होगी। a की वैल्यू 11 लेंगे तो c की वैल्यू 22 हो जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल। और a की वैल्यू के लिए c का एक ही वैल्यू है, तो देर आर ओनली 10 पॉसिबिलिटीज फॉर द पॉलिनोमियल विच इज हैविंग abc एज द कोफिशिएंट। तो आंसर इसका 10 हो गया। दूसरा मेथड ये हो सकता है कि चूंकि ये पॉलिनोमियल क्यूबिक वाला पूरी तरह से डिविजिबल है एक्स स्क्वायर प्लस 2 से, तो आप लॉन्ग डिवीजन यूज कर लीजिए और जो रिमाइंडर आएगा उसको आप 0 बोल दीजिएगा। तो आप इसको डिवाइड करिए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा? यहाँ का जो हाईएस्ट डिग्री है, लीडिंग टर्म है एक्स स्क्वायर, वो इस एक्स क्यूब से आपका पूरी तरह से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो इसके लिए आप एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 2x, आप एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका ये एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, क्योंकि आप चाहते थे पहला वाला टर्म कैंसिल हो जाए। आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस बी एक्स प्लस सी। अब फिर से आप देखेंगे कि ये जो लीडिंग टर्म है एक्स स्क्वायर, इसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर मिलेगा,
दिस टाइम विल मल्टीप्लाई विथ ए। तो ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म बन जाएगा आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस 2a, एंड देन यू सब्ट्रैक्ट अगेन। तो आपके पास टर्म क्या बन रहा है, यू विल बी गेटिंग इट एज, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप, तो ए एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया आपका, एंड आपके पास बच रहा है b-2 टाइम्स एक्स प्लस c-2a। अब ये रिमाइंडर जो है वो पूरी तरह से जीरो होना चाहिए फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स। इसका मतलब ये आइडेंटिटी बन गया और दोनों ही कोएफिशिएंट इसके जीरो हो जाएंगे, b=2 एंड c=2। एग्जैक्टली सेम थिंग वी आर गेटिंग वहां से। तो फिर वही हो जाएगा कि एक ही वैल्यू 1 से 10 तक हो सकती है, तो आंसर 10 हो जाएगा। तीसरा मेथड इसका ये हो सकता है विच इज फैक्टर थ्योरम। आई थिंक लॉन्ग डिवीजन का ही एक स्पेशल ऑब्जर्वेशन है। आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो कैसे लिखेंगे, आप बोलेंगे कि x² + 2 इसका फैक्टर है इनटू समथिंग। अब रिमाइंडर आपका यहाँ पे जीरो होना चाहिए क्योंकि ये पूरी तरह से डिविजिबल है, रिमाइंडर आपका कुछ होना ही नहीं चाहिए। तो आप क्या बोलेंगे कि यहाँ पे x³ वाला टर्म कैसे आएगा जब x² यहाँ के x वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा। सेकंड ब्रैकेट में क्वेश्चन में आपका x का ऑप्शन 1 होना चाहिए। देन ये कांस्टेंट टर्म कैसे आएगा जब यहाँ का कांस्टेंट टर्म इस वाले कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो पॉलिनोमियल है वो पूरी तरह से x² + 2 × x+c/2 के फॉर्म में होना चाहिए टू गेट द लीडिंग टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म। अब बाकी आप, अच्छा ये आपका x² है, बाय मिस्टेक आई रोट इट एज x³। तो आप दोनों तरफ x² का कॉफिशिएंट कंपेयर कर लीजिए, कॉफिशिएंट x² का कंपेयर करेंगे, इधर a है, इधर x² का कॉफिशिएंट क्या है, x² इंटू c/2, तो a = c/2। फिर आप कॉफिशिएंट ऑफ x दोनों साइड कंपेयर कर लीजिए, यहाँ पे x का ऑप्शन b है और यहाँ पे x का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो दिस वे ऑल्सो वी आर गेटिंग सेम थिंग कि c=2a एंड b=2। तो इन ऑल थ्री केसेस वी आर गेटिंग देयर आर 10 सच पॉलिनोमियल्स प्रेजेंट इन दिस सेस, बिकॉज पॉलिनोमियल किस पे डिपेंड कर रहा है, एबीसी की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, और एबीसी की ट्रिपलेट 10 बन रही है ऐसी। b आपका फिक्स है 2 और c जो है वो 2a है, तो a 1 से 10 तक जाएगा और c करस्पॉन्डिंगली आपका इवन नंबर 2 से 20 तक हो जाएगा। तो फाइनल आंसर इज डी फॉर दिस क्वेश्चन। A bag contains 10 balls, out of which k are red and 10 minus k are black। तो दो ही कलर है हमारे पास, रेड या ब्लैक। जैसे अगर हमारे पास स्टार्टिंग में 0 रेड होंगे तो उसमें 10 ब्लैक बॉल्स होंगे, और 1 रेड है तो उसमें आपके पास 9 ब्लैक बॉल है, 2 रेड है तो 8 ब्लैक बॉल्स है, सो ऑन टेल। अगर हमारे पास 10 रेड है तो 0 ब्लैक बॉल्स है। तो दीज आर द 11 पॉसिबिलिटीज वी हैव फॉर रेड एंड ब्लैक बॉल्स कॉम्बिनेशन। यही सब पॉसिबिलिटीज आपके पास हो सकती है टोटल। अब इनमें क्या बताया जा रहा है कि आप 3 बॉल एक साथ ड्रॉन कर रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, एंड ऑल ऑफ देम आर फाउंड टू बी ब्लैक। तो हमें पता चल गया है कि वो ब्लैक है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि उस समय हमारे पास 1 रेड और 9 ब्लैक बॉल रहा होगा, इस वाले केस के करस्पॉन्डिंग वो हुआ होगा। तो ये ऑब्वियसली बेयस थ्योरम का क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इसमें जो टोटल इवेंट ई है, विच इज ऑल द 3 ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक। जितने भी तीनों बॉल आप ड्रॉ कर रहे हैं वो ब्लैक होंगे, ये हो चुका है, ये हमें पता है कि टोटल इवेंट हो चुका है, एंड देन वी हैव टू फाइंड कि वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज के थ्रू हुआ हो। इसी को हम बेयस थ्योरम बोलते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ इवेंट्स डिफाइन कर लीजिए, जैसे हम 10 ब्लैक बॉल्स को इवेंट E10 बोल देते हैं, 9 ब्लैक बॉल्स को E9 बोल देते हैं, सो ऑन टेल। हम कहाँ तक जाएंगे, जब तक हमारे पास 3 ब्लैक बॉल्स होंगे, क्योंकि कम से कम 3 ब्लैक बॉल्स तो चाहिए हमें, देन ओनली वी कैन गेट द 3 ब्लैक बॉल्स, ऑल 3 बॉल्स एंड ब्लैक। रिमेनिंग को या तो आप कंसिडर करें विथ प्रोबेबिलिटी जीरो, या फिर उसको कंसिडर ना करें। दोनों दोनों में से किसी भी केस में आपका आंसर सेम रहेगा, क्योंकि जो पार्ट चेंज होने वाला है वो वैसे भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा। तो मैं फिलहाल E3 तक सेलेक्ट कर लेता हूँ कि E3 इज द केस जब हमारे पास 3 ब्लैक बॉल होंगे और 7 रेड बॉल होंगे। और उसके बाद अगर 2 ब्लैक बॉल होते हैं और आपने 3 बॉल ड्रॉ की और तीनों के तीनों ब्लैक चाहिए, वो तो हो ही नहीं सकता, तो रिड्यूस सैंपल स्पेस से आपका रिमूव हो जाएगा। तो अगर आप रिड्यूस सैंपल स्पेस से कर रहे हैं तो फिर आप उसको कंसिडर मत करिए। तो हाउ मेनी केसेस वी हैव, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज वी हैव, E3 से लेके E10 तक टोटल 8 पॉसिबिलिटीज वी हैव इन द रिड्यूस्ड केस। वो वाले केस हम रिमूव कर रहे हैं जिनमें हमारे पास 3 ब्लैक बॉल हो ही नहीं पाएंगे। अगर 0 ब्लैक बॉल, 1 ब्लैक बॉल और 2 ब्लैक बॉल होंगे तो वो उस समय हो ही नहीं पाएंगे। ना व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल दीज केसेस, कुछ नहीं गिवन है तो हम इक्वली प्रोबेबल मानेंगे। मतलब P ऑफ E10, P ऑफ E9, ऑल दीज आर इक्वल टू 1/8। और अगर आप सारे केस ले रहे हैं 0, 1, 2 वाले भी, जिसमें आपके पास 0 ब्लैक बॉल थे, तो 1/11 कर दीजिएगा उनको। अब बेयस थ्योरम से आप क्या लिख रहे होंगे कि टोटल इवेंट आपका हो चुका है, एंड यू आर इंटरेस्टेड इन विच केस, 1 रेड एंड 9 ब्लैक बॉल, मतलब आप E9 में इंटरेस्टेड है। तो आप ऊपर लिखेंगे जब आपके पास ये वाला केस है, 9 ब्लैक बॉल्स है, और उस समय आपके पास 3 बॉल ड्रॉ करने पे सारे के सारे
तीनों ब्लैक बॉल आ जा रहे हैं, डिवाइडेड बाय नीचे सारे केसेस, पी ई आई इंटू पी ई बाई ई आई, आई गोज फ्रॉम 3 to 10, ये सारे केस आ जाएंगे आपके पास। तो ये वाला जो पार्ट है PE9 PE3, ये सब तो हर जगह पे 1/8 रहेगा, ऊपर भी और नीचे भी, वो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, और वो 1/11 रहता अगर आप सारे केस कंसिडर कर रहे होते तो। अब फेवरेबल केस में आपके पास क्या है, 9 ब्लैक बॉल है और 1 रेड बॉल है। 9 ब्लैक बॉल 1 रेड बॉल, आप 3 बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, तीनों के तीनों आपको ब्लैक ही चाहिए, तो डिनोमिनेटर में आपका 10C3 हो जाएगा, कोई भी 3 बॉल ले लीजिए। बट फेवरेबल में आपको तीनों ब्लैक चाहिए, तो 9C3 हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा नीचे आपका, जब आप PE3 लिख रहे होंगे, मतलब 3 ब्लैक बॉल हैं तो तीनों के तीनों ब्लैक लेने हैं, डिनोमिनेटर आप थ्रू आउट 10C3 कर दीजिए। अगले केस PE4 में क्या होगा, 4 ब्लैक बॉल हैं और 6 रेड बॉल हैं, तो 4C3, क्योंकि तीनों के तीनों ब्लैक चाहिए। सो ऑन टिल आपका 10C3 हो जाएगा। तो ऑल यू नीड टू डू इज आप 1/8 कैंसिल कर दीजिए, 10C3 कैंसिल कर दीजिए। तो कई बार हम कंफर्टेबल होकर डायरेक्टली यही वाला टर्म लिख देते हैं जो बच रहा है हमारे पास, बट कंसेप्चुअली वो हमें नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे पास ये क्वेश्चन बेयस थ्योरम का है, तो हमें प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट यस, फिर कंफर्टेबल समझ में आ रहा है कहाँ से आ रहा है, तो डायरेक्टली इस टर्म को आप लिख सकते हैं। बट बैकएंड में आपका ये बेयस थ्योरम चल रहा होगा, प्रोबेबिलिटी चल रहा होगा, फाइनली आपको यहाँ पे इसका इवेल्युएशन करना है। तो 9C3 आप इवेल्युएट कर सकते हैं, 9 × 8 × 7 डिवाइडेड बाई 6। और नीचे जो चल रहा है आपके पास, इसमें एक रिजल्ट यूज कर सकते हैं, या तो आप इंडिविजुअली सारी वैल्यू निकाल सकते हैं, अदरवाइज आई सजेस्ट कि आप एक रिजल्ट यूज कर लीजिए कि M+M+1CM, अगर आपका सबस्क्रिप्ट हर जगह पे सेम है और सुपर स्क्रिप्ट 1 1 करके आगे बढ़ रहा है टिल NCM, तो इसका फाइनल रिजल्ट होता है लास्ट वाले का +1 और ये वाले का +1, जो आप चेन रिएक्शन से इजीली प्रूफ कर सकते हैं। ये 3C3 4C3 सो अंटिल 10C3 जा रहा है, तो ये 11C4 हो जाएगा। नाउ लेट्स सिंप्लीफाई दिस, ये 6 इससे कैंसिल हो जाएगा, 9 और 8 के प्रोडक्ट से, तो 12 × 7 84 हो गया। नीचे 11 10 9 8 इंटू 4 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा। तो लेट्स सिंप्लीफाई दिस, आई थिंक आप 9 × 8 अगेन 24 से कैंसिल कर देंगे, क्योंकि 3 हो जाएगा, 3 कैंसिल विद 28, ये आपका 84, इट विल बी 28। और फिर आप आई थिंक 2 से कैंसिल कर दीजिए, तो 14/55 हो जाएगा। तो 14/55 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विच इज प्रेजेंटेड ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जहां तक बात है इस रिजल्ट को प्रूफ करने की, तो इस रिजल्ट को हम प्रूफ कैसे करते हैं कि MCM जो पहला टर्म है ना, MCM दिस इज इक्वल टू 1, और इस 1 को आप दोबारा लिख सकते हैं M+1C M+1। आइडिया बिहाइंड दिस इज कि आप NCR+NCR+1, जो कि रिजल्ट होता है N+1 CR+1, इसको यूज करना चाह रहे हैं, तो आप चेन रिएक्शन को इनिशिएट करना चाह रहे हैं। ये दोनों तो क्लब नहीं हो सकता है, क्योंकि इस वाले रिजल्ट को यूज करने के लिए आपका सुपर स्क्रिप्ट सेम होना चाहिए और सबस्क्रिप्ट आपका कॉन्सिक्यूटिव होना चाहिए। तो इसी वजह से आपने MCM को चेंज करके M+1 CM+1 लिखा, ताकि यहाँ से ये रिजल्ट हम यूज कर सकें और फिर चेन रिएक्शन स्टार्ट होगा एंड फाइनली विल गेट दिस रिजल्ट। तो फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 14/55 विच इज प्रेजेंट इन ऑप्शन डी। If integration of this is equal to fx plus c, where c is constant, then we need the value of f of pi/6 minus pi/4। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन जो हमें है गिवन, वो 1 - 5 cos² x बाय साइन की पावर 5 मल्टीप्लाइड विथ cos²x। तो अगर इसको हम लोग cos² x से ऊपर नीचे डिवाइड कर लें, मतलब ये वाला cos² x न्यूमरेटर में अगर हम डिवाइड कर लें, तो ये इंटीग्रेशन कैसा दिखेगा हमें, ये ऊपर जाके sec² x हो जाएगा, -5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई साइन एक्स की पावर 5 dx हो जाएगा। अब यहाँ से आपके पास एक ऑब्जर्वेशन ये हो सकता है, विच इज नॉट वेरी ऑब्वियस ऑब्जर्वेशन, बट अगर आप क्वेसेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन देखें, तो ये होता है v²v × u डैश माइनस u v डैश। तो ये दिख रहा है कि जो डिफरेंशिएशन ऑफ tan x है, तो कहीं ना कहीं u डैश tan x शायद हो सकता है, इस डायरेक्शन में हम सोच सकते हैं कि ये tan x का डिफरेंशिएशन हो सकता है। ये वाला पार्ट जो है ना, tan x का डिफरेंशिएशन अगर हम कर रहे होंगे u मानते हुए, तो ये वाला पार्ट आपका sec² x हो जाएगा। अब नीचे फिर क्या होना चाहिए, ये sin x⁵ है, तो एक बार हम लोग इसको v² करने के लिए sin x⁵ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दिस पार्ट विल कम एज sin x⁵ तो tan x बाई sin x⁵ का डिफरेंशिएशन शायद हो सकता है। तो एक बार इस डिफरेंशिएशन को परफॉर्म करके देखते हैं कि अगर हमने sin⁵ के स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया होगा, तो क्या मुझे वही टर्म मिलेगा। तो एक बार मैं मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ इस इंटीग्रेशन में,
तो नीचे अभी बन चुका होगा साइन एक्स रेस टू 10 विच इज साइन रेस टू 5 का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में भी हम दोनों टर्म में साइन एक्स रेस टू 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये इंटीग्रेशन अब ऐसा बच चुका है। अब हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि शायद ये tan x बाई साइन एक्स रेस टू 5 के डिफरेंशिएशन की वैल्यू होती होगी ये पूरी पिक्चर शायद। लेट्स चेक इट कि ये है या नहीं है। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस पूरे डिफरेंशिएशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं, नीचे वाला टर्म तो हमें मिल गया, इनफैक्ट हमने क्रिएट किया है कि ताकि वो मिल जाए इस तरह से। अभी यू डैश आपका सी के स्क्वायर एक्स हो गया, ये वाला पार्ट मिल गया। और वी आपने अगेन साइन एक्स रेस टू 5 को एज्यूम किया है, तो ये वाला पार्ट तो आपके पास क्रिएट हो चुका है, सी के स्क्वायर एक्स साइन एक्स रेस टू 5। बस आपको ये चेक करना है कि यू वी डैश जो है वो एग्जैक्टली यही है या नहीं है। तो व्हाट इज यू वी डैश, यू आपका tan एक्स है, और साइन एक्स रेस टू 5 का डिफरेंस इन चेन रूल से 5 साइन एक्स रेस टू 4 इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। ये tan एक्स में साइन बाय कॉस है, तो ये कॉस इससे कॉस से कैंसिल, 5 साइन एक्स रेस टू 5 एग्जैक्टली यही बन रहा है। तो इसका मतलब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो tan एक्स बाई साइन एक्स रेस टू 5 मिलेगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज नॉट वेरी ऑब्वियस ऑब्जर्वेशन, तो इस मेथड से हम लोग मुश्किल से ही ऑब्जर्व कर पाएंगे। अगर कर पाते हैं तो आप डायरेक्टली इसको ऐसा लिख सकते हैं। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, एफ ऑफ पाई बाई सिक्स माइनस एफ ऑफ पाई बाई फोर। बट कुछ क्वेश्चंस पीवाईक्यू में हैं जिनमें हमें प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन की ओर सोचना है, ताकि हम इंटीग्रेशन एग्जैक्ट फॉर्म में एग्जैक्टली लिख सकें। 5/6 मतलब 30 डिग्री, tan ऑफ 30 डिग्री इज 1/√3, एंड साइन ऑफ 30 डिग्री इज 1/2, एंड 45 डिग्री पे tan 1 हो जाएगा और ये 1/√2 हो जाएगा। सी और सी दोनों जगह से आपका कैंसिल हो जाएगा, तो नो नीड टू राइट प्लस सी। नाउ सिंप्लीफाई दिस, √3 आपका नीचे आ गया और 2 रेस टू 5 ऊपर चला गया। इस वाले केस में √2 रेस टू 5 ऊपर चला गया, तो ये 4√2 हो गया। अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन यू नीड टू टेक समथिंग बाय √3 कॉमन, तो आई थिंक 4/√3 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे आपके पास 8 बचेगा। और √3 इस वाले में नहीं है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, √2 इंटू √3 इज √6। 4/3 8 माइनस √6, जो कि ऑप्शन नंबर बी में शायद आपका प्रेजेंट है। तो यस, 4/3 8 माइनस √6 इज प्रेजेंट इन ऑप्शन बी, तो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस। अब इसको करने का दूसरा मेथड क्या हो सकता है, जिसको हम इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन मेथड बोलते हैं, जिसमें बाय पार्ट यूज करेंगे। तो यहाँ तक तो हम लोग पहुंच ही चुके थे कि ये दो पार्ट इसका इंटीग्रेशन का क्या हो रहा था, एक सीक स्क्वायर एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाई साइन एक्स रेस टू 5 था। अब इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। एक पार्ट हो गया आपका सीक स्क्वायर एक्स इंटू 1/sin x रेस टू 5, और दूसरा पार्ट आपका हो गया 5/sin x रेस टू 5। इसमें से हम किसी एक में ही बाय पार्ट यूज करेंगे और दूसरे वाले इंटीग्रेशन को एज इट इज रखेंगे, वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें हम लोग बाय पार्ट यूज कर रहे हैं और क्लियरली दिख रहा है कि ये आपका इजीली इंटीग्रेबल है। तो इस पार्ट को आप वी बोल दीजिए, इसको आप यू बोल दीजिए और बाय पार्ट यूज कर लीजिए। तो जैसे आप बाय पार्ट यूज करेंगे तो आप क्या कर रहे होंगे, इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट कर रहे होंगे, तो सीक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x हो गया, और ये वाला पार्ट आपका एज इट इज रहेगा बाई साइन एक्स रेस टू 5। एंड देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अगेन इस वाले इंटीग्रेशन को आप लिखेंगे सीक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, और इसमें आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे होंगे, तो यू विल बी यूजिंग चेन रूल, समथिंग रेस टू 5 और डिनोमीटर में है तो पहले वो ऊपर चला जाएगा, तो साइन एक्स रेस टू -5 हो जाएगा। तो -5 साइन एक्स रेस टू -6 मल्टीप्लाइड विथ साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, एंड ये वाला इंटीग्रेशन आप एज इट इज रख लीजिए, -5/sin x रेस टू 5 dx। तो आप जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे, अगेन यही वाला पार्ट की tan x को आप साइन बाई कॉस लिख रहे हैं, तो ये कॉस इस कॉस से कैंसिल हो जाएगा और एक साइन यहाँ पे आप दे देंगे, तो एग्जैक्टली ये सेम इंटीग्रेशन क्रिएट हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है tan x बाई साइन एक्स रेस टू 5। अगर आप इंडिफरेंट इंटीग्रेशन में है तो प्लस सी लिख लीजिए, डीआई में है तो आप प्लस सी मत लिखिए। यहाँ पे दोनों वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करनी है, इसलिए सी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो विल गेट द सेम आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।